गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे, हम लोग आज म्यूचुअल फंड के लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। हम ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में मेरी बुक से म्यूचुअल फंड्स कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोगों को मॉड्यूल रेफर करना है। जैसे हम हर चैप्टर की लास्ट क्लास मॉड्यूल पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था मुझे कुछ इंडेक्स फंड्स या बास्केट ट्रेडिंग के बारे में याद दिलाना। याद है? बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम, ये चीजें भी हम पढ़ेंगे पर अभी क्लास की स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज मुझे डाउट हो रहा है कि आज की क्लास में शायद ही ये चैप्टर कंप्लीट हो पाए, शायद इसको एक और क्लास लग सकती है। राइट? तो ये दोनों क्वेश्चंस मुझे याद है कि यस वी हैव टू डू, बट इससे पहले हमें आईसीएसआई का मॉड्यूल आज की क्लास में रेफर करना है। बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज। जब आप आईसीएसआई के मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हमने डिपॉजिटरीज में भी रेफर किया था। याद आ रहा है कुछ? और हमने जब मॉड्यूल हम रेफर करते हैं तो हमें एक चीज समझ आती है कि कुछ न्यू टॉपिक होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े तो हुए हैं लेकिन उसको अलग नाम से या अलग तरीके से मॉड्यूल में दिया होता है। यस और नो? राइट? तो सर, आज की क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपने मॉड्यूल से पढ़ने हैं? अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे मॉड्यूल में अलग तरीके से दिए हुए हैं। क्लियर है ये बात हमें? तो ये 20 क्वेश्चंस हमने पढ़ने हैं, प्लस 2 क्वेश्चंस ये इंडेक्स फंड और बास्केट ट्रेडिंग, 22 क्वेश्चन। देखते हैं आज की क्लास में कितने हो पाते हैं। राइट? शैल वी स्टार्ट? बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं। जब हम आते हैं अपने आईसीएसआई के मॉड्यूल पे, बच्चे, आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमी पे लाइव लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ फॉर मॉड्यूल 1 3 लॉज एंड मॉड्यूल 2 के लिए दोनों लॉज। मेरे साथ बाकी फैकल्टीज की भी टीम है एंड वी आर टीचिंग लाइव। तो अनअकैडमी पे अगर आप लाइव सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, तो वो आप कैसे ले सकते हैं बेटा, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपको कोड यूज करना है ABC, अमित वोरा क्लासेस का जो ABC है, ये कोड आपको यूज करना है बच्चे। और इस कोड के साथ यू कैन गेट, बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट। ऑलरेडी जो फी है वो बहुत कम है और उसमें आपको और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग दिस कोड। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी बच्चे को CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 देना है तो मॉड्यूल 1 के लिए उसे लगता है कि यार मैं मॉड्यूल 1, मैंने अभी मॉड्यूल 2 दिया है, मैं मॉड्यूल 1 देना चाहता हूँ, या मैंने मॉड्यूल 1 दिया है, मैं मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस के अंदर आपके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है वो 6 मंथ्स का रहता है बच्चे। तो 6 मंथ्स की जो फीस है दैट इज 13125। इसमें आप ABC का कोड लगाएंगे तो यू विल गेट डिस्काउंट, और आफ्टर डिस्काउंट आपकी जो फीस आएगी वो 11,800 रुपये आएगी, जिसके अंदर आपको ना ही सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स बल्कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ CS एग्जीक्यूटिव सच पर्टिकुलर मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल 2 में SNCM EBCL तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कॉस्टिंग, FM, अकाउंट्स और इसके साथ जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, इन सब की भी अलग अलग फैकल्टीज है जो आपको इसी फी में मिलेंगी। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू यूज दिस कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं बेटा मैं, जब हम लोग पढ़ेंगे अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर, आप हमारा फीडबैक देख सकते हैं स्टूडेंट से, तो उसके अंदर इट्स नॉट लाइक कि हम लोग सिर्फ आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो जाता है, से आपका कोई लेक्चर मिस हो गया, तो उस केस में आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे और आप उसको अनलिमिटेड टाइम व्यू कर सकते हैं अगर किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से आपका रेगुलर लेक्चर मिस हो जाता है लाइव वाला। इसके अलावा हर 4th सेशन हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। वैसे मैं इतना बुरा पढ़ाता नहीं हूँ कि आपको बहुत सारे डाउट्स आए, बट स्टिल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये एक चेरी ऑन द केक है कि एवरी 4th सेशन इज अ डाउट सेशन और आप अपने डाउट्स को वहां रेज कर सकते हैं। यू विल गेट PDF फाइल्स ऑफ ऑल माई स्टडी मटेरियल। जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे आपको उसकी PDF फाइल्स मिलती रहेंगी। और एवरी वीक हमारी एक टेस्ट सीरीज होती है जिसका नाम है बेटा अभ्यास टेस्ट सीरीज। वो अभ्यास टेस्ट सीरीज जो है वो आप अटेंड कीजिए, एंड उसमें हम लोग पहले ही एडवांस में बता देते हैं कि नेक्स्ट वीक किस कोर्स की, किस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज होने वाली है। और मेरे लॉ की तो हर संडे होती है, एक ऑल्टरनेट संडे को मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, इस तरीके से चलता है। एंड इसका जो एनालिसिस होता है कि आंसर क्या होना चाहिए था, क्या सैंपल आंसर होना चाहिए, सजेस्टेड आंसर क्या होना चाहिए, उसमें भी मैं
एनालिसिस का लेक्चर लेके आता हूँ। तो कहने का मतलब आपको समझाने से लेके, आपके डाउट्स से लेके, अपडेटेड स्टडी मटेरियल से लेके, आपकी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस से लेके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इंक्लूडिंग रिवीजन एज वेल। जो रिवीजन हम कराते हैं, इट्स नॉट लाइक कि हमने आपको मैराथन कराया, नो, इट्स अ कंप्लीट रिवीजन जो आपकी 1 मंथ में पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो हम इन द 1 मंथ बिफोर द एग्जाम करते हैं, मतलब जून के लिए मई में करते हैं एंड दिसंबर के लिए नवंबर के मंथ में करते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बेटर यूज द कोड ABC एंड ज्वाइन द लाइव क्लासेस बाय मी एंड आवर टीम ओनली एट अनअकैडमी। तो अब हम चलते हैं अपने रेगुलर लेक्चर की तरफ। जब आप मॉड्यूल पे आते हैं बच्चे, तो मॉड्यूल में देखिए व्हाट इज म्यूचुअल फंड, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो हम लोगों ने नहीं पढ़े या अलग तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए इधर ये क्वेश्चन नंबर 1, आपकी जो बुक है, मॉड्यूल है, उसमें आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, स्टेक होल्डर्स इन इंडियन म्यूचुअल फंड। इंडियन म्यूचुअल फंड में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन इंडियन म्यूचुअल फंड। यार एक चीज बताओ, स्टेक होल्डर का जनरल लैंग्वेज में, बिजनेस मैनेजमेंट में क्या मीनिंग होता है? स्टेक होल्डर का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा इंसान जो किसी एक पर्टिकुलर चीज से या तो कनेक्ट, इस तरीके से कनेक्ट हो, या तो उसे इन्फ्लुएंस करता हो या उससे इन्फ्लुएंस होता हो। यस और नो? हाँ या ना? आप एक चीज सोच के देखो, अगर आप किसी चीज से कनेक्टेड हो, या तो आप उसे इन्फ्लुएंस करोगे या आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे, तो इसका मतलब आप कौन हो? स्टेक होल्डर हो। एम आई क्लियर? तो कहता है ऑल स्टेक होल्डर्स इन इंडियन म्यूचुअल फंड, मतलब वो लोग जो या तो म्यूचुअल फंड को इफेक्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड से इफेक्ट होते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहां लिख सकता हूं स्टेक होल्डर, लिखिएगा मत, पहले सुनिएगा। स्टेक होल्डर इज अ पर्सन हु इज कनेक्टेड with an organization in such a manner that is either influences or is influenced by the ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब देखिए बच्चे यहां पर क्या कह रहा है सर, ये यहां पर कह रहा है कि कौन कौन लोग हैं जिनका इंडियन म्यूचुअल फंड से रिलेशन है, राइट, या जिनको म्यूचुअल फंड की वजह से इफेक्ट पड़ता है या म्यूचुअल फंड को जिनकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है। यस और नो? सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सर आरबीआई। आप बताइए क्या आरबीआई को म्यूचुअल फंड से इफेक्ट पड़ेगा? प्रैक्टिकली सोच के देखो इधर ध्यान से, जब हम आरबीआई की बात करते हैं, क्या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोलर होता है? और जहां पर भी मनी इन्वॉल्व होगा आरबीआई का रोल होगा। और क्या म्यूचुअल फंड्स में मनी इन्वॉल्व होता है? हाँ या ना? तो पहली बात, म्यूचुअल फंड्स में मनी इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात, क्या बाहर के लोग भी इंडिया में पैसा लगाते हैं? तो इसका मतलब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व होती है। यस और नो? फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व होती है, तो आरबीआई का तो इन्वॉल्व होना बनता ही बनता है। यस और नो? क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो फेमा आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। यस और नो? जवाब दीजिए। तो कहने का मतलब यस, पहला स्टेक होल्डर कौन है? आरबीआई। ये बात तो समझ आती है। सर दूसरा स्टेक होल्डर सेबी, क्या ये भी समझ आता है हमें? क्या हमें नहीं समझ आता कि सेबी इज द रेगुलेटर, और बीइंग रेगुलेटर वो जो भी पॉलिसी बनाएगा उसका म्यूचुअल फंड्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को माननी पड़ेगी। यस और नो? तो पहला स्टेक होल्डर कौन हो गया? आरबीआई। दूसरा कौन हो गया? सेबी। ठीक है। तीसरा एएमएफआई। अब ये एएमएफआई टर्म आपने कभी सुनी नहीं, हमने ऑलमोस्ट मेरी बुक से चैप्टर पढ़ लिया और एएमएफआई नहीं सुना। एएमएफआई स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। लिखेगा मत, आई विल गिव यू एम्पल टाइम, पहले सिर्फ सुनिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया कहता है सर म्यूचुअल फंड्स जितने भी इंडिया में है उन्होंने एक एसोसिएशन बना रखी है और हर म्यूचुअल फंड उस एसोसिएशन का मेंबर है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सर इंडिया में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं?
या इंडिया में कितने एएमसी है? मेरी बात सुनिएगा बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं इधर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए, बात मत कीजिए। इंडिया में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस एसोसिएशन के मेंबर है? 44। देयर आर 44 म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, या आई कैन से देयर आर 44 एएमसीज इन इंडिया। आपको पता ना, हर म्यूचुअल फंड की अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो पैसा इन्वेस्ट करती है, यस और नो? हाँ या ना? सर सिर्फ 44 म्यूचुअल फंड्स है भाई, म्यूचुअल फंड 44 है, आगे उनकी स्कीम्स तो बड़ी सारी है, यस और नो? हाँ या ना? तो कहता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये जो रूल्स बनाएगा ये भी म्यूचुअल फंड्स को मानने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, यस और नो? तो देयर आर हाउ मेनी म्यूचुअल फंड्स और हाउ मेनी एएमसीज इन इंडिया? 44 है जो इसके मेंबर है, याद रहेगी बात। तो पहला हो गया आरबीआई, दूसरा हो गया सेबी, तीसरा हो गया एएमएफआई, मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। आगे देखिए, कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी स्टेक होल्डर है? बिल्कुल है, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, जहां पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो आएगी, यस और नो? अच्छा एक चीज बताओ, क्या गवर्नमेंट कभी कभी जब बजट बनाती है तो बोलती है कि ये टैक्स सेविंग फंड्स है, इसमें पैसा लगाओगे तो आपको टैक्स पे नहीं करना, आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी, यस और नो? ये कौन डिसाइड करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर ही तो डिसाइड करता है। तो यस, शेयर मार्केट जो है, जो म्यूचुअल फंड है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कनेक्टेड है, हाँ या ना? सिंपल है, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, एसोसिएशन हो गई, और इसके अलावा फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, कहता है सर क्या इनकम टैक्स एक्ट भी होता है? बिल्कुल होता है। क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही रिबेट दी जाती है अगर टैक्स सेविंग स्कीम्स की बात करें तो? यस और नो? क्या म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो आपको इनकम होती है, क्या आपको टैक्स देना पड़ता है? क्या म्यूचुअल फंड्स को जो इनकम होती है वो टैक्स नहीं देते? इसका मतलब क्या हुआ कि सर म्यूचुअल फंड से हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, जहां भी इनकम जनरेट करेंगे टैक्स तो आएगा, यस और नो? अच्छा एक चीज और, कहते हैं सर इन्वेस्टर्स की भी एसोसिएशन हो सकती है। इज इट पॉसिबल कि जितने भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, याद करो, क्या जैसे कंपनी में डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, क्या उनका ट्रस्टी होता है डिबेंचर ट्रस्टी? क्या ऐसे म्यूचुअल फंड में यूनिट होल्डर्स का भी ट्रस्टी हो सकता है, हाँ या ना? और क्या वो ट्रस्टी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं? क्या इन्वेस्टर्स की एसोसिएशन हो सकती है, हाँ या ना? तो कहता है म्यूचुअल फंड्स की अपनी एसोसिएशन है और इन्वेस्टर्स की अपनी एसोसिएशन है, यस और नो? हाँ या ना? तो ये बताओ पहले, इसको छोड़ के मैंने ये नहीं बताया अभी आपको, ये जो दो चीजें मैंने बॉक्स में डाली है, इसका मतलब ये पहली बार पढ़ रहे हैं हम। इन दोनों के अलावा एएमएफआई तो समझ आ गया, बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई। आरबीआई, आरबीआई के बाद सेबी, सेबी के बाद एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टर्स ओन एसोसिएशन या रेगुलेशंस, राइट? अब यहां पर हम बात करें एसआरओ। एसआरओ क्या होता है बेटा, मेरी बात सुनिएगा। एसआरओ आपके बुक में यहां गिवन नहीं है, लेकिन इसमें शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आ सकता है 4 to 5 मार्क्स का, तो हम बड़े ध्यान से समझेंगे एसआरओ क्या होता है। सुनिए, एसआरओ होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सुनिएगा, एक मैं बेसिक चीज बताता हूं। होता क्या है, मैं सीएस का मेंबर हूं, आईसीएसआई का रूल कहता है कि हर मेंबर को 30 जून तक अपनी मेंबरशिप फी पे करनी पड़ेगी। अप्रैल में जून का महीना होता है, पहला क्वार्टर होता है, हाँ या ना? आपको 30 जून तक अपनी मेंबरशिप फी पे करनी पड़ेगी। ये कौन बोलता है? आईसीएसआई। क्या आईसीएसआई का जो कोड ऑफ कंडक्ट है या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या वो मेरे पे अप्लाई होते हैं? यस, बिकॉज आई एम अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, हाँ या ना? अब आप सुनो, हमारा ना 10 दोस्तों का ग्रुप है, जिसमें सीनियर जूनियर मिला के देयर आर 10 पीपल, जो कि हमारा एक ग्रुप है 10 दोस्तों का। हम 10 दोस्तों ने ना एक रूल बनाया हुआ है कि भाई 10 के 10 लोग मिलते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और हम लोग 25 अप्रैल के आसपास मिलते हैं, जो भी मतलब अप्रैल का लास्ट सैटरडे होता है, हम सब मिलते हैं और अपनी फीस हम इकट्ठे बैठ के पे कर देते हैं आईसीएसआई को। ये हमने एक रेगुलेशन बना रखी है, अपना रूल बना रखा है, राइट? जब हम अपना रूल फॉलो करेंगे, क्या आईसीएसआई का रूल ऑटोमेटिकली फॉलो हो गया? हमारा रूल है अप्रैल के लास्ट सैटरडे फीस सबमिट करेंगे ऑनलाइन, तो जब अप्रैल के लास्ट सैटरडे करेंगे तो आईसीएसआई का रूल अपने आप फॉलो हो जाएगा। आईसीएसआई बोलता है हर सीएस के मेंबर को कम से कम साल में 3 सेमिनार अटेंड करने हैं, कम से कम साल में 3 सेमिनार अटेंड करने हैं, जो आईसीएसआई कंडक्ट करता है, याद रहेगी बात। लेकिन हम लोगों ने अपना रूल बना रखा है कि कम से कम साल में 5 सेमिनार अटेंड करने हैं। जब हम अपना 5, हम 10 लोगों का जो ग्रुप है, अगर हमने अपना 5 सेमिनार वाला रूल फॉलो किया, क्या आईसीएसआई का 3 वाला हो जाएगा? हाँ या ना? तो ये जो 10 लोगों ने ग्रुप बना रखा है, जिन्होंने अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, क्या मैं इसको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकता? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाई, हमने अपनी मर्जी से बनाई है, हाँ या ना?
यस और नो? और क्यों बनाई है? ताकि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम कंप्लाई करें, सेल्फ मेड रूल्स को कंप्लाई करें। और वो सेल्फ मेड रूल जो है वो किसके लिमिट के अंदर हो? सेबी या जो भी बॉडी है रेगुलेटरी उसके लिमिट के अंदर हो। हाँ या ना? यस और नो? भाई बात बड़ी सिंपल सी है। मेरे फादर साहब बोलते हैं रात को 10 बजे तक घर आ जाया कर, वाइफ बोलती है 9 बजे तक घर आ जाया करो। मैंने अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी एक सिस्टम बना रखा है कि मुझे 8 बजे तक घर आना है। तो जब मैं अपनी लिमिट को फॉलो करूंगा, क्या वो दोनों ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं हो जाएंगे? यस और नो? तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंटरमीडियरीज बनाते हैं। जैसे सारे ब्रोकर्स की सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे एएमसीज की सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे म्यूचुअल फंड्स की सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। समझ आ रही है बात? तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी बॉडी जो हमने खुद बनाई है, जो हमें रेगुलेट करती है। और जब हम उसके रूल्स फॉलो करेंगे तो जो मेन हमारा रेगुलेटर है लाइक सेबी, उसके रूल्स कभी वायलेट नहीं होंगे। यस और नो? हाँ या ना? याद रहेगी बात? लेकिन सर एसआरओ पे अगर हमें आ गया शॉर्ट नोट तो हम क्या लिखेंगे? देखिए बेटा इधर, ये देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, पहले सुनिएगा, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरमीडियरी, राइट? अब ये कोई भी इंटरमीडियरी हो सकते हैं, ऑल ब्रोकर्स, ऑल म्यूचुअल फंड्स, ऑल एएमसी, हाँ या ना? कोई भी हो सकते हैं, पर हम इसको म्यूचुअल फंड में पढ़ रहे हैं तो हम यहां बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कस्टोडियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, हाँ या ना? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एएमसी। तो कोई भी इंटरमीडियरीज मिलके अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, राइट? क्लियर है जी ये बात? समझ आ रही है कहानी? सुनिए आगे। विच इज, बेटा मेरी बुक में नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो, ये अलग से लिखवाऊंगा, रुक जाओ। आगे देखिए क्या कह रहा है। Which is representing a particular segment of the securities market। जो पर्टिकुलर सेगमेंट का मतलब क्या होगा? खाली ब्रोकर्स, खाली एएमसी। क्या ये सारे इंटरमीडियरीज का ग्रुप होता है या एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज का ग्रुप होता है? हाँ या ना? यस और नो? विच इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी बट एक्सक्लूड स्टॉक एक्सचेंज। ये चीज याद रखिएगा, ये ना कहे पहले कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आया करती थी कि स्टॉक एक्सचेंज क्या एक एसआरओ होता है? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है, सुनिए, क्या स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग करवाती है? क्या स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडर्स के लिए रूल बनाती है? क्या स्टॉक एक्सचेंज से डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कनेक्टेड होते हैं? तो ऐसा लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज सबके लिए रूल बना रही है, तो ये एसआरओ तो नहीं है। कहता जी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉक एक्सचेंज तो एक तरीके से एक बॉडी है जो ट्रेडिंग करवाती है। हाँ या ना? ये समझ आ गया? एसआरओ है क्या? सारे म्यूचुअल फंड्स मिलके क्या बना रहे हैं? एसआरओ। सारे एएमसीज मिलके क्या बना रही है? एसआरओ। सारे के सारे ब्रोकर्स या अंडरराइटर्स मिलके क्या बना रहे हैं? एसआरओ। याद रहेगी बात? इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट? अब सुनिए, क्या एसआरओ भी एक इंटरमीडियरी हो गई एक तरीके से, और हर इंटरमीडियरी सेबी के पास रजिस्टर होता है, तो कहता है इसको भी रजिस्टर होना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या ना? देखिए कहता है इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, और कहता है इसकी मिनिमम नेटवर्थ 1 करोड़ होनी चाहिए। हाँ या ना? अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनिएगा, एसआरओ का ना एक काम और होता है, सुनिए क्या। मान लो एक एसआरओ है जिसके अंदर 20 मेंबर है। अब उन्होंने अपना लॉ बना रखा है कि हम 20 मेंबर को ये रूल फॉलो करना है। सेबी बोलता है कोई चीज करनी है 90 डेज में, मान लो हमने बोल दिया हम करेंगे 60 डेज में, तो जब हम अपना लॉ फॉलो करेंगे सेबी वाला फॉलो हो जाएगा। हाँ या ना? लेकिन मान लो हमारे 20 मेंबर में से 18 ने करी, 2 ने नहीं करी, कहता है एसआरओ की ड्यूटी है कि वो सेबी को जाके भी रिपोर्ट करे कि हमारे 2 मेंबर्स हैं ये वाले और इन्होंने ये वाला रूल फॉलो नहीं किया, हम आपको बता रहे हैं। तो मतलब एसआरओ का काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि हमने रूल्स बनाए उसको फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं कंप्लाई कर रहा उन रूल्स को, जो हमारा मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का पर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसके बारे में भी सेबी को रिपोर्ट दी जाएगी। देखो लिखा होगा, कहता है इट शैल इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ सिक्योरिटी लॉज बाय इट्स मेंबर्स। आगे क्या कह रहा है देखिए, कहता है जी इट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई कोड ऑफ कंडक्ट एंड शैल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन। एसआरओ का कहता है ऑडिट होगा ऑन रेगुलर बेसिस थ्रू इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। क्लियर है जी ये बात? हमें याद रहेगी कहानी? कोई दिक्कत इसमें कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएगा, वो आके देखेगा कि क्या वाकई में आप लोग रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं। डन?
तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई भी इंटरमीडियरीज मिलकर बना सकते हैं। वो इंटरमीडियरीज लाइक माइंडेड होने चाहिए, एक ही सेगमेंट के होने चाहिए, और वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में अपने रूल्स बनाते हैं। जब वो अपने रूल्स फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेबी के भी रूल्स फॉलो हो जाएंगे, बिकॉज उन्होंने जो अपनी बाउंड्री बनाई है वो सेबी के लॉ के दायरे में बनाई है। इसीलिए बनाई है कि ना हमसे हमारा कोई रूल वायलेट होगा, जब हम अपना ही रूल नहीं तोड़ेंगे तो सेबी का रूल तो वैसे भी फॉलो हो जाएगा। हाँ या ना? सेबी ने जिस चीज के लिए बोला 30 डेज, ये अपने रूल में लिख देते हैं 20 डेज। सेबी ने लिखा 90 डेज, ये लिख देते हैं 60 डेज। सेबी ने लिखा 3 मंथ्स, ये लिख देते हैं 2 मंथ्स। समझ आ रही है बात? तो मतलब ये सेबी के रूल बुक के अंदर अपनी एक रूल बुक बना लेते हैं ताकि अपनी रूल बुक को कंप्लाई करें तो सेबी की रूल बुक कभी वायलेट ना हो। क्लियर है ये बात? याद रहेगी? सर ये हम लोगों ने क्या अलग से लिखना है? ये मेरी जो बुक है उसके अंदर आपको दिया हुआ है कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज चैप्टर में। अगर आपके पास मेरी बुक में कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज होगा, अगर गलती से इंडेक्स में इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ तो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंटरमीडियरीज है। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, उसके अंदर एसआरओ के बारे में जरूर लिखा होगा। पेज नंबर 142 पे है शायद। मिल गया? डन? समझ आ गई कहानी? तो एसआरओ क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। डन? चले, तो क्या हम लोगों को मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन समझ आ गया? प्लीज जवाब दीजिए। एम आई क्लियर? समझ आ गई कहानी? एक बार इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, अगर इसमें तो कुछ करना है तो कर लो जो नोट डाउन करना। याद रहेगा ना? आरबीआई, सेबी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स रेगुलेशन एंड इन्वेस्टर्स एसोसिएशन। ऑल दीज आर दी स्टेक होल्डर्स इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। समझ आ गई कहानी? अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमें क्या लिखना है? डन? चले आगे? हो गया? Stakeholder is a person who is connected with an organization in such a manner that is either he can influence an organization or can be influenced by the organization. याद हो गया? आरबीआई, सेबी, एसोसिएशन, इसके बाद एसआरओ, और एक आ गया आपका इसके बाद आ गया आपका वो इनकम टैक्स वाला, इसके अलावा आ गया इन्वेस्टर एसोसिएशन, एक रह गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राइट? चले जी आगे। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। राइट? अब अगर हमारे एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड नाम से क्वेश्चन आ जाता है तो सर ये स्ट्रक्चर में क्या कहना चाह रहा है? देखिए बेटा, कहते हैं सर ये स्ट्रक्चर में बात कर रहा है, मैंने आपको याद होगा बताया था कि म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड लोगों से पैसा लेके एएमसी को दे देता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो एक्सपर्ट की टीम होती है। हाँ या ना? फिर आपको याद है जो हम शेयर्स वगैरह खरीदते हैं वो कस्टोडियन के पास पड़े रहते हैं। म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्टमेंट करता है सारी सिक्योरिटीज किसके पास होती हैं? कस्टोडियन के पास। अच्छा, आपको याद है म्यूचुअल फंड बनाने वाले को स्पॉन्सर बोलते हैं। हाँ या ना? देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। देखिए, ये है डायग्राम, एक मॉड्यूल में दे रखा है म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर। सुनिएगा इधर, क्या इसके अंदर स्पॉन्सर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। स्पॉन्सर मतलब प्रमोटर, जो म्यूचुअल फंड बना रहा है, पता है हमें ये बात। एएमसी बता चुका हूं। एएमसी क्या है? टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, जो हमारा पैसा कहां इन्वेस्ट होना है उसका डिसीजन लेती है। यस और नो? एक कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन कौन होता है? जिसकी कस्टडी में सिक्योरिटीज होती है। हाँ या ना? इसकी कस्टडी में सिक्योरिटीज होती है। म्यूचुअल फंड ने
जो भी सिक्योरिटीज परचेज करी हैं वो सारी की सिक्योरिटीज किसके पास होती है? कस्टोडियन के पास। याद है मैंने आपको बताया था जब भी म्यूचुअल फंड अपना कस्टोडियन अपॉइंट करेगा तो 15 दिनों में सेबी को इंटीमेट करेगा। याद आ रही है बात? पढ़ा था हम लोगों ने। तो म्यूचुअल फंड ने 500 करोड़ के शेयर्स खरीदे, वो किसके पास होंगे? कस्टोडियन के पास। क्लियर है ये बात? अच्छा यहां देखिए कह रहा है म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की फॉर्म में भी होता है, मैनेज बाय ट्रस्टीज। अब मैंने आपको ट्रस्टीज का मीनिंग भी बताया था, पर यहां पर देखते हैं ट्रस्टीज में हमारे मॉड्यूल में क्या बात बोल रहा है। एक इंडिविजुअल होता है, अगर वो इंडिविजुअल कल को इंसॉल्वेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो क्या उस इंडिविजुअल की एसेट्स उसके ऑफिशियल असाइनी के पास चली जाती है? हाँ या ना? और जिसके भी उसने पैसे देने हैं उसका ऑफिशियल असाइनी देता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को वैल्यूएट करते हैं। एसेट्स है 1 लाख की, लाइबिलिटीज है 10 लाख की, तो यू विल पे 10 पैसा आउट ऑफ 1 रुपी। सुना कभी ऐसा? पार्टनरशिप में भी पढ़ाया जाता है, यस और नो? कहता है इसी तरीके से सुनिए, कहता है म्यूचुअल फंड की सारी एसेट्स ट्रस्टी के पास होती है। अगर कल को म्यूचुअल फंड बर्बाद हो जाए, कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो यूनिट होल्डर्स जो है, या कल को रिडम्पशन होता है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, याद है? क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन आती है। कहता है सर वो जो रिडम्पशन है वो पैसा कौन वापस देगा? कहता है ट्रस्ट वापस देगी। तो कहने का मतलब म्यूचुअल फंड लोगों से पैसा लेता है, वो सारा पैसा एएमसी लगाती है, इन्वेस्ट एएमसी करती है, लेकिन उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ट्रस्ट की हो जाती है। याद रहेगी बात? क्यों हो जाती है ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी? ताकि कल को किसी भी बंदे ने क्लेम करना है तो वो ट्रस्ट की ड्यूटी बन जाती है पैसे वैसे देना। यस और नो? और ये पता आपको कई जगह पे यूज होता है। सुनिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कभी आपने सुना है कि एक बंदा जब रिटायर होता है तो उसे ग्रेच्युटी मिलती है? कभी सुना है एक बंदा जब रिटायर होता है उसे प्रोविडेंट फंड मिलता है? एम्प्लॉयर क्या करता है? ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, इनके लिए भी ना अलग अलग ट्रस्ट बना देता है, ताकि कल को आप रिटायर हो तो आप एम्प्लॉयर के पास ना हो, किसके पास जाओ? ट्रस्ट के पास जाओ। ठीक है? उसी तरीके से कल को रिडम्पशन पीरियड आए तो आप म्यूचुअल फंड से पैसा ना मांगो, किससे मांगो? ट्रस्ट से मांगो। याद रहेगी बात? डन? क्लियर है? अच्छा एक चीज और बताइए, यहां पर लिखा है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। क्या इसके बारे में मैंने आपको जब डिपॉजिटरी चैप्टर पढ़ाया था तो समझाया था? रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार वो होता है जो डिसाइड करता है कि आपको अलॉटमेंट होनी है या नहीं होनी। याद आ रही है बात? क्या मैं ये कह सकता हूं रजिस्ट्रार इशू एंड रिडम्पशन से रिलेटेड मैटर्स देखता है? कौन से मैटर्स देखता है? इशू एंड रिडम्पशन। रजिस्ट्रार की बात कर रहा हूं। ट्रांसफर एजेंट जो है ये ट्रांसफर या सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग से रिलेटेड देखता है, ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स। याद है ना? ये दो अलग अलग लोग होते हैं। याद है मैंने बता रखा है, रजिस्ट्रार अलग होता है, ट्रांसफर एजेंट अलग होता है। रजिस्ट्रार प्राइमरी मार्केट का इंटरमीडिएरी होता है, जबकि ट्रांसफर एजेंट सेकेंडरी मार्केट का इंटरमीडिएरी होता है। यस और नो? हाँ या ना? मैंने आपको कई बार बता रखा है जब हम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं हमें अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, हमें अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी, ये किसके डिसीजन होता है? आरटीआई का, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू का। याद रहेगी बात? क्लियर है? कुछ लोग खाली रजिस्ट्रार की तरह काम करते हैं, कुछ लोग खाली ट्रांसफर एजेंट की तरह काम करते हैं, और कुछ लोग दोनों की तरह काम करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट चैप्टर में, और इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था किसके अंदर? डिपॉजिटरी चैप्टर में। याद रहेगी बात? तो अब आप देखो, इधर देखिए जो मैं कह रहा हूं, स्पॉन्सर ने, इधर देखिएगा, स्पॉन्सर ने म्यूचुअल फंड बनाया, म्यूचुअल फंड बना के जो पैसा था वो सारा ट्रस्ट को दे दिया, ट्रस्ट ने वो पैसा एएमसी को दे दिया। आया ना? यस और नो? और जो एएमसी है उसने जो भी शेयर्स खरीदे वो सारे के सारे कस्टोडियन की कस्टडी में आ गए, और कल को हम उसकी ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो वो ध्यान कौन रखेगा? आरटीए। हो गई बात खत्म? यस और नो? तो अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, तो इसमें 5 पार्टीज है। कौन कौन सी? स्पॉन्सर, ट्रस्ट, एएमसी, कस्टोडियन एंड आरटीए। राइट? इसमें देखो हमारे मॉड्यूल में क्या कर रखा है, हमारे मॉड्यूल में देखो नीचे ना ये एक एग्जाम्पल दे रखा है आईडीबीआई का, आईडीबीआई का एग्जाम्पल दे रखा है। देखो इसके सब बता रखे हैं। देखिए कहता है एक म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है जिसका नाम है आईडीबीआई म्यूचुअल फंड। इसका स्पॉन्सर है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इसका ट्रस्टी है आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, इसका एएमसी है आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इसका रजिस्ट्रार है कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कार्वी है ना, ये अराउंड 90% कंपनीज का आज के टाइम में आरटीए, याद रखना 90% कंपनीज जो है ना वो इसी को हायर करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्वी इज दी ओनली रजिस्ट्रार, ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज है ज्यादातर सबका रजिस्ट्रार कार्वी है। क्लियर है ये बात? कस्टोडियन कौन है इसका? कहता है जी इसका कस्टोडियन 2 है, एक स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद है ये कौन था?
फर्स्ट डीपी था इंडिया का, याद आ रहा है आपको? मैंने डिपॉजिटरीज में बताया था कि ये इंडिया का पहला डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट था, सरकारी कंपनी है, याद आ रही है बात? तो कहता है इसका कस्टोडियन है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया। अभी बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया पता क्या? ये कनाडा का बैंक है, ये कनाडा का बैंक है, याद रखिएगा ये बात, समझ आ रही है? आप अगर चेक करेंगे गूगल पे तो नोवा स्कोशिया एक स्टेट है, एक प्रोविंस है कनाडा के अंदर। क्लियर है ये बात? याद रहेगी कहानी ये। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो इन्होंने कस्टोडियन बना रखा है फॉरेन बैंक को। क्या फॉरेन बैंकर भी कस्टोडियन बन सकता है? इससे पता चल रहा है आपको? बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया कनाडा का बैंक है और उसको इन्होंने कस्टोडियन बना रखा है, मतलब फॉरेन बैंक भी इंडिया में कस्टोडियन का बिजनेस कर सकता है। यस और नो, हाँ या ना? एम आई क्लियर विद दिस? तो यहां पे हमें पहली चीज समझ आ गई आज की क्लास में, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। राइट बच्चे, चले आगे। इसमें तो कुछ लिखना है, कुछ नोट डाउन करना है, करते रहो साथ साथ। ये चीज याद रहेगी ना, रजिस्ट्रार क्या देखता है? रजिस्ट्रार देखता है म्यूचुअल फंड को इशू और रिडम्पशन, हाँ या ना? और बीच में जब ट्रेडिंग होती है तो वो रजिस्ट्रार नहीं देखता, वो कौन देखता है? ट्रांसफर एजेंट, जिसको हम शेयर ट्रांसफर एजेंट भी बोलते हैं। चले बच्चे, डन? आ जाए तो जवाब ही नहीं दे रहा। अब देखिए, अब यहां पर नेक्स्ट कह रहा है ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। ईमानदारी की बात यह है कि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ओवरव्यू मतलब वही वाली बात कि इंडिया में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं, कब आया पहला, प्राइवेट सेक्टर कब आया, पब्लिक, याद है? पूरा समझाया था। 1964 के अंदर यूटीआई आया था, 1987 में पब्लिक सेक्टर आया था और 1993 में प्राइवेट सेक्टर आया था, पढ़ाया था मैंने आपको। पर यहां पर आपके मॉड्यूल में लिखा है यूटीआई 1963 से ऑपरेशनल हुआ था, तो आपको यही लिखना है। रियलिटी 1964 है। यूटीआई बना 1963 में था, लेकिन उसने एज अ म्यूचुअल फंड काम करना शुरू नहीं किया था 1964 से पहले। लेकिन अगर यहां लिखा है 1963 तो मॉड्यूल में, तो आंसर में यही लिखना है आपको। याद है, मैंने पढ़ाया हुआ है कि यूटीआई 1964 में आया था। क्लियर है ये बात? बट मॉड्यूल से 1963 में आया था, तो यही डेट आपको लिखनी है। ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ईयर ऑफ ऑपरेशन नहीं है। क्लियर है ये बात? याद रहेगा। अच्छा देखिए, कहता है फिर पब्लिक सेक्टर को 1987 में अलाउ किया था, मैंने बताया हुआ है, और प्राइवेट सेक्टर को 1993 में अलाउ किया था। राइट? ये देख लो, अब इधर नया पॉइंट, जो नया पॉइंट है ना, मैं उसको ऐसे बॉक्स में कर दूंगा। देयर आर 44 म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। यही बात मैंने ऊपर पढ़ाई थी। और 44 म्यूचुअल फंड्स के ही अपने अलग अलग एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो मैं कह सकता हूं देयर आर 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया। यस और नो, हाँ या ना? क्लियर है सबको? समझ आती है कहानी? चलें जी आगे। हो गया? बस इसमें ये दो चीजें ध्यान रखना कि यहां यूटीआई 1963 लिखा हुआ है, और दूसरी बात 44 म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। डन? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आता है रेगुलेटर एंड इंडस्ट्री बॉडी करके। ये क्वेश्चन है यहां से लेके यहां तक, रेगुलेटर एंड इंडस्ट्री बॉडी। अच्छा, पहले आप मेरे को एक चीज बताओ, सुनिएगा ध्यान से। क्या म्यूचुअल फंड एक इंटरमीडिएरी है? मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं। मैंने आपको एक चीज कई बार बताई हुई है कि हर इंटरमीडिएरी सेबी के बाद रजिस्टर होता है, इसलिए उस पर सेबी एक्ट अप्लाई होता है। याद है? ये भी एक इंटरमीडिएरी है म्यूचुअल फंड, तो इस पर भी सेबी एक्ट अप्लाई होता है। दूसरी बात, क्या ये म्यूचुअल फंड जो है एक इंटरमीडिएरी है और इस पे इंटरमीडिएरीज रेगुलेशंस भी अप्लाई होती हैं, हाँ या ना? याद है मैंने कहा था सेबी ने इंटरमीडिएरीज रेगुलेशन 2008 बना रखी है, जो हर इंटरमीडिएरी के लिए कॉमन है। यस और नो? वो भी फॉलो करनी है। इसके अलावा
क्या म्यूचुअल फंड के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस भी बना रखी है सेबी ने? बिल्कुल, जिसका नाम है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। कहता है वो भी इसको फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। याद है हमने डिपॉजिटरीज में भी पढ़ा था, सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 1996, जो अब नई आ गई है 2018 में, पढ़ा था हमने। इसका मतलब सेबी ने एक कॉमन रेगुलेशंस भी बना रखी है और हर इंटरमीडिएरी के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस भी बना रखी है। यस और नो, हाँ या ना? एम आई क्लियर? समझ आ रही है कहानी? तो देखिए इधर सबसे पहली चीज कहता है सर रेगुलेटर एंड इंडस्ट्री बॉडी के बारे में जब आता है, इंडस्ट्री बॉडी का मतलब हो गया AMFI जो आपने पढ़ा था, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, और रेगुलेटर मतलब सेबी, हाँ या ना? देखो यहां रेगुलेटर में लिखा है सेबी और इंडस्ट्री बॉडी में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अब मान लो पेपर में आ जाए शॉर्ट नोट ऑन इंडस्ट्री बॉडी ऑफ म्यूचुअल फंड, तो हमें कैसे पता चलता अगर हम मॉड्यूल ना देखते तो वो आ गया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया या म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये दोनों के दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूं, देखो इधर ध्यान से। इतना पता है कि सेबी जो है वो रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स को, हाँ या ना? अच्छा, क्या सेबी सिर्फ म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करेगा या म्यूचुअल फंड में जितना भी स्ट्रक्चर में कस्टोडियन आ रहा था, RTA, सबको करेगा? सबको, हाँ या ना? सारे इंटरमीडिएरीज को रेगुलेट करेगा। और कहता है उसके लिए इसने रेगुलेशंस भी बना रखी है म्यूचुअल फंड के लिए, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। एम आई क्लियर? नीचे देखिए कह रहा है इंडस्ट्री बॉडी में आ जाता है AMFI, इसमें 44 AMCs आर मेंबर्स। देख रहे हो AMC कितनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी 44। ऊपर देख रहे थे म्यूचुअल फंड भी कितने थे, 44। मतलब हर म्यूचुअल फंड ने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग बना रखी है। यस और नो? जवाब दो। क्लियर है? कहता है जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स है ये भी होती तो एक तरीके से SROs की तरह ही है ना, क्योंकि ये भी एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन को आप कंप्लेंट कर सकते हो किसी चीज के बारे में, ये एसोसिएशन के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे जो हमें फॉलो करने पड़ते होंगे। यस और नो? कहता है ये चाहती है कि कोड ऑफ कंडक्ट हो, बेस्ट कोड ऑफ कंडक्ट हो, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस हो, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इधर सुनिए, मान लो सेबी ने इनको कोई इंफॉर्मेशन दी, सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को कुछ इन्फॉर्म करना है, कहता है सेबी AMFI को बोल देगा, ये अपने आप आगे इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट कर देंगे, हाँ या ना? यस और नो? सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को कोई सर्कुलर वगैरह इश्यू करना है, सेबी इनको दे देगी, ये अपने आप आगे सर्कुलेट कर देंगे। यस और नो? राइट। तो रेगुलेटर एंड इंडस्ट्री बॉडी में रेगुलेटर हो गया सेबी और इंडस्ट्री बॉडी में हो गया AMFI। एनी डाउट? सिंपल है? श्योर? पहला क्वेश्चन कौन सा था? स्टेक होल्डर्स। दूसरा स्ट्रक्चर, जिसमें कौन कौन आया? म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर आया, फिर ट्रस्टी आया, फिर AMC, कस्टोडियन एंड RTA। तीसरा क्वेश्चन कौन सा था? थर्ड आ गया हमारा ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने बेसिक चीजें पढ़ ली। और इसके बाद फोर्थ आ गया रेगुलेटर एंड इंडस्ट्रियल बॉडी। डन। रेगुलेटर सेबी, इंडस्ट्रियल बॉडी AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। डन। चले आगे। अब देखिए ये ओपन एंडेड क्लोज एंडेड याद हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। अच्छा अब देखिएगा इधर, ये एक आया नया क्वेश्चन, ये कहता है सर रेगुलर प्लान वर्सेस डायरेक्ट प्लान्स। अब ये वर्ड हम पहली बार सुन रहे हैं। अब समझ आ रहा है मॉड्यूल की क्या रेलेवेंस है, हर चैप्टर की लास्ट क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ गए। पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान, आप कहोगे सर ने तो एक ही पढ़ाया था, क्लोज एंडेड ओपन एंडेड। रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान क्या होता है, सुनिएगा इधर ध्यान से। म्यूचुअल फंड जब लोगों से पैसा इकट्ठा करता है तो क्या यूनिट्स इशू करता है, हाँ या ना? करता है। और जब यूनिट्स इशू करता है तो वहां पर जैसे कंपनी, याद है आपको, कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है तो कभी कभी अंडर राइटर को अपॉइंट करती है, कभी कभी नहीं भी करती, हाँ या ना? अगर अंडर राइटर को अपॉइंट करेगी क्या उसे कमीशन देनी पड़ेगी, और अगर अंडर राइटर को अपॉइंट नहीं करेगी तो क्या कमीशन नहीं देनी, हाँ या ना? जवाब दो। उसी तरीके से डायरेक्ट प्लान का मतलब हो गया कि म्यूचुअल फंड या AMC डायरेक्ट यूनिट सेल कर रहे हैं, बीच में किसी इंटरमीडिएरी को हायर नहीं कर रहे। पॉइंट समझ आ रहा है? डायरेक्ट प्लान मतलब नो इंटरमीडिएरी एंड रेगुलर प्लान मतलब थ्रू इंटरमीडिएरी या थ्रू अंडर राइटर। या इंटरमीडिएरी का मतलब क्या है, अंडर राइटर या इश्यू हाउस या कुछ भी, डिस्ट्रीब्यूटर, जो कहना कह लो। देखो इधर ध्यान से, कह रहा है रेगुलर प्लान में सोल्ड आउट होती है यूनिट थ्रू
डिस्ट्रीब्यूटर। डायरेक्ट प्लान में सोल्ड आउट होती है डायरेक्टली बाय एएमसी, मतलब नो डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ या ना? अब सुनिए, जहां डिस्ट्रीब्यूटर है क्या उसे पैसे भी देने पड़ेंगे? कहता है जी उसको कमीशन देनी पड़ती है, जिस वजह से हमारी एक्सपेंस रेशो, हमारा जो एक्सपेंसेस का खर्चा है वो बढ़ जाता है। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है ये बात? और कहता है जहां पर डायरेक्ट प्लान है वहां डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है। जब डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है तो वहां कोई कमीशन नहीं होती है, तो हमारी एक्सपेंस रेशो कम होती है। यस और नो? लॉजिकली बात ठीक है भाई? अंडरराइटर होगा तो उसे कमीशन देनी है, नहीं होगा तो नहीं देनी है, तो खर्चा बच गया ना। अब सुनो, इधर देखिए, रेगुलर प्लान में क्या हमने खर्चा ज्यादा किया, और खर्चा ज्यादा किया तो क्या प्रॉफिट कम हो जाएगा? क्योंकि कमीशन भी ऐड हुई है उसमें। हाँ या ना? यस और नो? याद आ रहा है कि अगर म्यूचुअल फंड ने लोगों से 10 लाख रुपया लिया तो क्या वो 10 लाख का 10 लाख इन्वेस्ट करता है या 50,000 खर्च हो जाता है और 9.5 लाख रुपए रह जाते हैं, जिसको हम इन्वेस्टेबल फंड्स बोलते हैं। पढ़ाया था मैंने आपको कि सर जब हम पैसा रेस करते हैं तो रेस करने का भी कुछ खर्चा आता है। हाँ या ना? अगर हम थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर रेस कर रहे हैं तो खर्चा ज्यादा आएगा, तो खर्चा ज्यादा आएगा तो रिटर्न कम मिलेगा, और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो खर्चा कम आएगा, खर्चा कम आएगा तो रिटर्न ज्यादा आएगा। यस और नो? हाँ या ना? इसको हम बोलते हैं रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान। ये डिफरेंस आ गए। पहला पॉइंट, रेगुलर में डिस्ट्रीब्यूटर या इंटरमीडियरी या अंडरराइटर या इश्यू हाउस, 4 नाम बोल रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटर या इंटरमीडियरी या अंडरराइटर या इश्यू हाउस, कुछ भी कह सकते हो आप। यस और नो? कहते हैं सर रेगुलर प्लान में इंटरमीडियरी होता है, डायरेक्ट प्लान में इंटरमीडियरी नहीं होता। रेगुलर प्लान में क्योंकि इंटरमीडियरी से कमीशन देनी है तो एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, डायरेक्ट प्लान में इंटरमीडियरी है ही नहीं तो उसकी कमीशन नहीं है तो खर्चे कम होते हैं। रेगुलर में क्योंकि खर्चे ज्यादा है प्रॉफिट कम हो जाएगा, डायरेक्ट में क्योंकि खर्चे कम है प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? चलें आगे। डन? एनी डाउट इन दिस? नो डाउट। स्कीम्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एडवांटेजेस भी पढ़ चुके हैं, रिस्क ये भी पढ़ चुके हैं। अब यहां एक क्वेश्चन आ गया, की प्लेयर्स। सर अब ये की प्लेयर्स के बारे में क्या कहना चाह रहा है, एक बार इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है जी। सर ये की प्लेयर्स के बारे में क्या बोलना चाह रहा है? देखिए, की प्लेयर्स भी वही है, स्पॉन्सर, कस्टोडियन, एएमसी, घूम फिर के वही बात आ रही है। मतलब कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जो स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना आपने। स्ट्रक्चर में कितने नाम पढ़े थे, याद करो? 5। कौन कौन से 5? स्पॉन्सर, उसके बाद ट्रस्टी, उसके बाद एएमसी, उसके बाद कस्टोडियन और देन आरटीए। ये पढ़े हमने। इसके अंदर 8 प्लेयर्स है, वो 5 के अलावा 3 नाम और आएंगे, देखो इधर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, 6A 6B। सुनो कैसे ये आता है। ये क्वेश्चन मेरा बस चले तो मैं बोल दूं 6A, 6 क्वेश्चन का ए पार्ट, कि 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। और ये क्वेश्चन बनता है 6B, कि भाई 3 इंटरमीडियरीज कौन कौन से हैं। इतनी बात समझ आ रही है? आया ना? राइट। और सबसे बड़ी बात देखो, यहां 3 लिखा है लेकिन डायग्राम में 2 ही है, तीसरा डायग्राम कट गया बेचारा आईसीएसआई से। देखो 3 लिख के 2 ही है ना, आगे है ही नहीं। अच्छा पहले हम अपनी बात करते हैं। देखिए 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। इधर सुनिए बेटा, स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड बनाने वाला, राइट। आगे देखिए, दूसरा म्यूचुअल फंड जो उसने बनाया, पैसे लेने वाला। स्पॉन्सर कौन है? म्यूचुअल फंड बनाने वाला, इसमें कोई डाउट? इधर देखिए, स्पॉन्सर कौन है? म्यूचुअल फंड बनाने वाला। जिसने म्यूचुअल फंड बनाया उसके बाद म्यूचुअल फंड ने लोगों से पैसा लिया, तो म्यूचुअल फंड कौन है? पैसा लेने वाला। यूनिट होल्डर्स कौन है? पैसा देने वाले। यस और नो? और वो पैसा फिर किसके पास चला गया? ट्रस्टीज के पास। और ट्रस्टीज ने वो आगे किसको दे दिया इन्वेस्ट करने के लिए? एएमसीज को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कहानी समझ आई? अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिखूं ना, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए, लेमैन को भी, तो मैं एक लाइन में ये 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स खत्म कर दूंगा। देखिए, स्पॉन्सर ने, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। स्पॉन्सर ने म्यूचुअल फंड बनाया एंड उस म्यूचुअल फंड ने
यूनिट होल्डर्स से पैसे लिए या फंड रेजिंग करी, पैसे लिए या पैसे लेकर ट्रस्टी को दे दिए टू बी इन्वेस्टेड, ज्यादा हिंदी लिख नहीं पा रहा, टू बी इन्वेस्टेड बाय एएमसी। बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं लिख पा रहा ज्यादा हिंदी। इतनी बात समझ आ गई। स्पॉन्सर ने म्यूचुअल फंड बनाया, म्यूचुअल फंड ने यूनिट होल्डर से पैसे लिए और वो पैसे लेके ट्रस्टीज को दे दिए, ताकि ट्रस्टी आगे किसको दे दे, एएमसी को, और आगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कौन ले ले, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यस और नो, हाँ या ना? क्लियर है जी? ये लाइन याद हो गई तो ये आंसर याद हो जाएगा। स्पॉन्सर ने म्यूचुअल फंड बनाया, स्पॉन्सर हैज established the mutual fund and the mutual fund has raised funds from the unit holders, and such funds which has been raised are transferred in the name of trustee, and trustee had subsequently passed on it to the AMC for the investment on behalf of unit holders. Yes or no? हाँ या ना? चले आगे। श्योर। अब एक बात बताइए, यहां पर कह रहा है सर ये 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो समझ आ गए। अब आगे कहता है सर अच्छा इसके बारे में डिटेल में पढ़ना भी है। देखिए सबसे पहले कह रहा है स्पॉन्सर के बारे में। अब इनके बारे में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ना। सबसे पहले मेरी बात को सोच के जवाब दीजिए। कहता है सर स्पॉन्सर जो है ये वही बंदा है जो बनाता है म्यूचुअल फंड को, प्रमोटर ऑफ म्यूचुअल फंड। मैंने आपको याद है क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो भी एएमसी की नेटवर्थ होती है उसका 40% कौन देता है, स्पॉन्सर देता है। बताया था ना मैंने आपको, ये जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सेट अप म्यूचुअल फंड, याद आ रही बात? पढ़ाया था कि अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड बनाना है और आप उसके स्पॉन्सर या प्रमोटर हो तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बनाओगे आप, और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जितनी भी नेटवर्थ होगी उसका 40% आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। यस और नो? अगर एएमसी की नेटवर्थ है 100 करोड़ तो 40 करोड़ कौन लगाएंगे, स्पॉन्सर। इन शॉर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों से पैसा लेके लगा दिया, जो लोगों से पैसा लेके लगा रहे हो उसमें आपकी खुद की भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यस और नो? डन? क्लियर है सबको? चलें आगे। अब देखिए एएमसी हमको पता कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन सब पे शॉर्ट नोट्स हमने पढ़े हुए हैं। ट्रस्टी कौन आ गया यहां पर, ट्रस्टी वो आ गया जिसको दी जाती है प्रॉपर्टी। क्यों दी जाती है, सारी की सारी एसेट्स। इधर सुनिए, जो हमने 10 लाख रुपए लोगों से लेके इन्वेस्ट करा और वो आज 18 लाख हो गया, क्लियर है? वो 18 लाख का मालिक कौन है, म्यूचुअल फंड, एएमसी या ट्रस्टी? ट्रस्टी। कल को अगर पैसे नहीं मिलते तो लोग किसके पास जाएंगे, ट्रस्टी। देखो क्या कह रहा है, सुनिए। ट्रस्टी मे बी अपॉइंटेड for a wide variety of purposes such as in case of bankruptcy, for a charity, for a trust fund or for a certain types of retirement plans or pensions. Yes or no? म्यूचुअल फंड कई होते हैं ना, पेंशन स्कीम वाले भी होते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, आप पैसा दीजिए और जब रिटायर हो जाएंगे तो इतना पैसा हर महीने हम आपको देंगे। राइट? क्लियर है? तो ट्रस्टी इन शॉर्ट देखो, चाहे रिटायरमेंट प्लान हो, चाहे पेंशन प्लान हो, चाहे बैंक्रप्सी हो, रिलेटेड टू तो मनी आ रहा है ना सब कुछ। ट्रस्टी मतलब कोई भी बंदा कल को क्लेम करेगा पैसे तो वो किससे क्लेम करेगा, ट्रस्टी से करेगा। हाँ या ना? क्लियर है ये बात? चलें आगे। इतना आपको याद है कि एएमसी जो है वो सर्विस फीस वगैरह अपनी लेती है, कमीशन लेती है। मैंने बताया था ना कि जो एएमसी का खर्चा है वो एक्सपर्ट्स हैं, तो एक्सपर्ट्स अपनी कमीशन लेते हैं और ये सब किस में आता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में। याद आ रहा है? एक ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते थे, एक स्विच ओवर कॉस्ट होती थी और एक होता था लोड्स, एंट्री एंड एग्जिट लोड। पढ़ा था हम लोगों ने। यस और नो? अब देखिए यहां पर कह रहा है सर यूनिट होल्डर्स भी होंगे। राइट? यूनिट होल्डर्स हमको पता है जिन्होंने यूनिट्स ली है। राइट? ठीक है जी। और आपको पता है यूनिट होल्डर्स जो यूनिट खरीदते हैं उस यूनिट की पर यूनिट की वैल्यू को क्या बोलते हैं, एनएवी। पढ़ा था, नेट एसेट वैल्यू, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। राइट? म्यूचुअल फंड पता चल गया कि भाई ये एक इंटरमीडिएरी होता है बेसिकली। राइट? जो लोगों से पैसा लेके आगे इन्वेस्ट करता है, एंड इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। यस और नो? डन? अब देखिए तो ये 5 जो हमने पढ़े हैं, पहले पढ़े हुए हैं, कोई नई चीज तो है नहीं। बस हाँ, पेपर में अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता कि लिस्ट आउट दी 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो हमें नाम नहीं बता दे। स्पॉन्सर ने म्यूचुअल फंड बनाया, म्यूचुअल फंड ने यूनिट होल्डर से पैसा लेके ट्रस्टी को ओनरशिप दे दी और फिर ट्रस्टी ने वो पैसा
एएमसी को दे दिया ताकि वो आगे इन्वेस्ट कर सके। डन। अब देखिए कह रहा है की प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यहां कस्टोडियन आया, ट्रांसफर एजेंट आया, कौन रह गया? यहां पे रह गया डिपॉजिटरीज। क्योंकि अगर याद करो ओपन एंडेड, इधर याद है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की ट्रेडिंग नहीं होती, ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती, मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं होती, लेकिन क्या क्लोज एंडेड की ट्रेडिंग होती है? और क्लोज एंडेड की ट्रेडिंग होगी ऑनलाइन तो डिपॉजिटरी के थ्रू होगी ट्रेडिंग। तो तीन आ गए, कस्टोडियन, ट्रांसफर एजेंट एंड डिपॉजिटरी। देखो क्या यही दिए गए हैं, देखते हैं ये रे, कस्टोडियन, ट्रांसफर एजेंट एंड डिपॉजिटरी, यस और नो? तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, मैंने कहा ना ये 6B देखो, कस्टोडियन, ट्रांसफर एजेंट एंड डिपॉजिटरी। कह रहा है डिपॉजिटरी जो है इसका काम होता है ये देखना कि क्या स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही, आया ना? लेकिन डिपॉजिटरी का रोल सिर्फ और सिर्फ कहां पर आएगा? डिपॉजिटरी का रोल आएगा जहां पर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स है, ये राइट, या क्लोज एंडेड स्कीम है। क्लियर है ये बात? क्योंकि क्लोज एंडेड स्कीम की ही ट्रेडिंग होती है, ओपन एंडेड की ट्रेडिंग नहीं होती, इसलिए उसमें डिपॉजिटरी का कोई रोल नहीं आता। एम आई क्लियर? पढ़ा हुआ है हम लोगों ने? अब देखिए ट्रांसफर एजेंट में देखो मैंने आपको बताया था कि इसका काम इशू एंड रिडम्पशन तो देखना होता ही है, इसके अलावा ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स भी सारे के सारे यही मेंटेन करता है, यस और नो? लेकिन इसका नाम ट्रांसफर एजेंट होना चाहिए, यहां पर गलत लिखा है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होना चाहिए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, राइट? क्लियर है सबको? ऊपर कस्टोडियन के बारे में बोल रहा है, देखिए कह रहा है कस्टोडियन वो है जिसका बिजनेस होता है कस्टोडियल सर्विसेज देना क्लाइंट को। क्लाइंट को कस्टोडियल सर्विसेज देना मतलब क्लाइंट के बिहाफ पे उसकी सिक्योरिटीज को अपनी कस्टडी में रखना। क्या कस्टोडियन का क्लाइंट या म्यूचुअल फंड हो गया या एएमसी हो गया, हाँ या ना? यस और नो? एएमसी जो सिक्योरिटीज खरीदता है उसके बिहाफ पे कस्टोडियन देखता है ना, तो कस्टोडियन का क्लाइंट कौन हो गया? म्यूचुअल फंड या एएमसी। जहां पर ये बात कर रहा है क्लाइंट की, यहां पर हम लिख सकते हैं म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट? क्लियर है? कहता जी कस्टोडियन जो है ये बाकी सारी सर्विसेज भी देता है, मतलब जो भी क्लाइंट के बिहाफ पे बेनिफिट रिसीव करना है। सुनिए कल को इधर देखिए, हमने पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, बेटा इधर हमने पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, म्यूचुअल फंड ने आगे रिलायंस में लगा दिया, राइट? तो क्या रिलायंस कल को डिविडेंड वगैरह देगी, वो म्यूचुअल फंड को मिलेगा? वो सब कुछ म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे कौन कलेक्ट करेगा? कस्टोडियन। समझ आ रही है बात? कहता है कल को राइट इश्यू आया, बोनस इश्यू आया, फ्री में आए यूनिट्स, वो सारे के सारे बेनिफिट्स कस्टोडियन जो है वो रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ योर एएमसी या योर म्यूचुअल फंड। याद रहेगी बात? देखिए कलेक्टिंग द बेनिफिट्स और राइट अकरिंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। समझ आ गई बात? डन बच्चे? चलें आगे। आगे देखिए एवरी कस्टोडियन शुड हैव एडिक्वेट फैसिलिटीज, ये तो ठीक है। कह रहा है कस्टोडियन के लिए भी सेबी ने अलग रेगुलेशंस बना रखी है, सेबी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1996, राइट? सेबी ने मैंने बताया आपको हर इंटरमीडिएरी के लिए बना रखी है, राइट? अकॉर्डिंग टू सेबी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कस्टोडियन की? टू प्रोटेक्ट एसेट्स ऑफ द क्लाइंट, हाँ या ना? और एक चीज बताओ, एक कस्टोडियन एक क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स को देगा, बहुत सारे क्लाइंट्स को, क्या सबका कस्टडी में रखेगा अपने अपने शेयर्स? क्या सबके अलग अलग अकाउंट में होने चाहिए, मिक्स मैच नहीं होने चाहिए, यस और नो? ये उसकी ड्यूटी है कि वो सबके अकाउंट्स को ढंग से, इसको बोलते हैं सैंक्टिटी, पूरी ईमानदारी से मेंटेन करेगा। सैंक्टिटी, SANCTITY। देखिए क्या कह रहा है, ओपन अ सेपरेट कस्टडी अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट इन नेम ऑफ ईच क्लाइंट, और सबकी एसेट्स को वो रिकॉर्ड करेगा, यस और नो? क्लियर है ये बात सबको? समझ आती है कहानी? चलें जी आगे। तो ये अगर हमसे कोई पूछे कि सर इसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है की प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कौन कौन आ गए? स्पॉन्सर, म्यूचुअल फंड, उसके बाद यूनिट होल्डर, ट्रस्टी, और उसके बाद एएमसी, और नीचे कौन कौन आ गए? कस्टोडियन। देखो आप ना ऐसे मत करो, आप ना रट्टे मत मारो, लॉजिकली समझो, लॉजिकली समझो। यूनिट्स दिलाना किसका काम है? हमें यूनिट्स दिलाना आरटीए का, और उसके बाद ट्रांसफर कराने का रिकॉर्ड भी कौन मेंटेन करता है? आरटीए, और ट्रांसफर करवाता कौन है? डिपॉजिटरी। और ये तो हो गया यूनिट से रिलेटेड, और म्यूचुअल फंड ने जो शेयर्स खरीदे हैं वो किसके पास होते हैं? कस्टोडियन के पास। तो एक हो गया कस्टोडियन, एक हो गया आरटीए, और एक हो गया डिपॉजिटरी।
यस और नो? क्लियर है? कस्टोडियन, आरटीए एंड डिपॉजिटरीज। याद रहेगी बात, ये हो गए इंटरमीडियरीज, हो गए की प्लेयर्स। डन? ठीक है जी। अभी तक हमने कौन कौन से 6 क्वेश्चन पढ़े हैं? एक हमने ये वाला पढ़ लिया, की प्लेयर्स वाला। इससे पहले हमने पढ़ लिया कौन सा क्वेश्चन? ये रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान। याद हो गया? मेन काम है याद करना क्लास में। याद हो गया? रेगुलर प्लान में क्या है? इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी है तो कमीशन है, कमीशन है तो प्रॉफिट कम है, हाँ या ना? और डायरेक्ट प्लान में इंटरमीडियरी नहीं है, इंटरमीडियरी नहीं है तो लोअर एक्सपेंस रेशियो है, लोअर एक्सपेंस रेशियो तो हायर रिटर्न है। हो गई बात याद? इसके ऊपर ये भी याद हो गया, रेगुलेटर सेबी है, सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 बना रखी है। दूसरा एएमएफआई है, एएमएफआई में 44 म्यूचुअल फंड्स कह लो या 44 एएमसीज कह लो जिसके मेंबर्स है। हो गई बात खत्म। ओवरव्यू में सिंपल था, बस 2 चीजें, यूटीआई में 1963 लिखा और 44 म्यूचुअल फंड से बता दिया। स्ट्रक्चर में समझ आ गया? स्पॉन्सर, स्पॉन्सर के बाद म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड मतलब स्पॉन्सर, स्पॉन्सर के बाद म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, उसके बाद एएमसी, एएमसी कस्टोडियन, कस्टोडियन के बाद आरटीए। राइट? अब देखो ये ना कंफ्यूजिंग है। एक तरफ में अगर आपसे पूछ लेता है प्रिंसिपल, अगर पूछता है इंटरमीडियरीज कौन से हैं वो अलग है, प्रिंसिपल पार्टीज पूछता है वो अलग है, स्ट्रक्चर पूछता है वो अलग है, हाँ या ना? यस और नो? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये भी समझ आ गया? आरबीआई, सेबी, एएमएफआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के अलावा आ गया आपका एसआरओ, एसआरओ के बाद आ गया इन्वेस्टर्स रेगुलेशन। डन? क्लियर है जी? तो यहां तक हमें सब कुछ याद हो गया। चलें आगे। यार यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिए 6 क्वेश्चंस, राइट? अभी तक वो 6 क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे, इजी थे। अब हम थोड़े से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, या 2 थोड़े से अलग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जो हमने कभी जिनके बारे में सुना भी नहीं। ठीक है? तो ये सबको समझ आएगा, चाहे आपने कभी पढ़ा है म्यूचुअल फंड या नहीं पढ़ा। कोई बच्चा बीच में भी बैठा है तो उसे भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात सुनिएगा पहले ध्यान से। यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 दिया हुआ। ये एक्चुअली में बच्चे ध्यान से समझते हैं प्लीज, इसको पूरी बात सुनिएगा। क्या इतना आप लोगों को पता है कि सेबी ने लोडर रेगुलेशंस बना रखी हैं, 2015 में आई थी। ये लोडर रेगुलेशंस क्या होती हैं, क्यों बना रखी हैं, म्यूचुअल फंड्स में कैसे एप्लीकेबल होती है, एक बार इसको जीरो से समझते हैं। ठीक है? राइट? सुनिए, देखिए, लोडर रेगुलेशंस के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, इतना आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो पब्लिक उन शेयर्स की ट्रेडिंग करती है, और उन शेयर्स की ट्रेडिंग पब्लिक कहां पर करती है? स्टॉक एक्सचेंज में करती है। यस और नो? सिंपल है। कंपनी ने पब्लिक इशू लाया शेयर्स का, और फिर पब्लिक ने उन शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू करी। जहां मैंने लिखा कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही है, क्या ये प्राइमरी मार्केट है? और जब लोग उन शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या ये सेकेंडरी मार्केट है? यस और नो? अब सुनिएगा ध्यान से। कहता है सर ये जो कंपनी है, ये कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट। कंपनी लॉ में सुना हुआ है, हाँ या ना? लिस्टिंग अग्रीमेंट होता है। स्टॉक एक्सचेंज कहती है कि मैं आपके लोगों को, मैं आपके शेयर होल्डर्स को तभी अलाउ करूंगी ट्रेडिंग जब आप मेरी शर्तें मानोगे। समझ आ रही है बात? यस और नो? एक्चुअली में देखा जाए तो ये होता है स्टेप नंबर 1, ये होता है स्टेप नंबर 2, ये होता है स्टेप नंबर 3। या आप कह सकते हो कि लिस्टिंग अग्रीमेंट स्टेप नंबर 1 होता है और ये स्टेप नंबर 2 होता है। मतलब जब तक आप स्टॉक एक्सचेंज में अपनी यूनिट्स को या शेयर्स को लिस्ट नहीं करवाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, हाँ या ना? यस और नो? प्रैक्टिकली सुनना जो मैं कह रहा हूं। सुनिए, मेरे से कोई पूछे लिस्टिंग परमिशन क्या होता है, सुनिएगा। कुछ बच्चों को यह गलतफहमी होती है कि एक कंपनी है वो अनलिस्टेड है, वो पहली बार पब्लिक इशू लाई, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पता है हम सबको, पहली बार लाई 1 लाख शेयर इशू करे, वो लिस्ट हो गई। अब दोबारा से वो 1 साल बाद, 6 महीने बाद दोबारा 50,000 नए शेयर्स ला रही है, तो अब क्या वो दोबारा लिस्ट होगी जब ऑलरेडी वो लिस्टेड है? बच्चे कहते हैं सर नहीं होगी, वो दोबारा लिस्ट होगी। जितनी बार भी पब्लिक इशू आएगा उसे बार बार लिस्ट करवाना पड़ेगा। सर क्यों? अब तो वो लिस्टेड है,
आईपीओ आया था पहली बार, वो अनलिस्टेड थी, पहली बार लिस्ट हो गई जब आईपीओ आया, अब दोबारा वो लिस्ट क्यों कराएगी? वो तो लिस्टेड कंपनी है भाई। लिस्ट कंपनी होती है, शेयर्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं। पिछली बार जब आपने लिस्टिंग अग्रीमेंट किया था वो 1 लाख सिक्योरिटीज के लिए था, अब आप नई 50,000 सिक्योरिटीज ला रहे हो तो उसके लिए आपको दोबारा से अग्रीमेंट करना पड़ेगा। यस और नो, हाँ या ना? राइट। पुराने जमाने में पता है क्या होता था? सुनिएगा, जो स्टॉक एक्सचेंज होती थी, स्टॉक एक्सचेंज का एक दरबान होता था, फिजिकल होती थी स्टॉक एक्सचेंज। 1996 में डिपॉजिटरीज आया, उससे पहले फिजिकल स्टॉक एक्सचेंज होती थी, दरबान खड़ा होता था। कोई आता था, हाँ जी मैंने अंदर जाना है, क्या करने जाना है जी? मैंने ना ये वाले शेयर्स बेचने जाने हैं। तो वो कहता था रुको, मेरे को देखने दो, आपको अंदर जाना अलाउ है कि नहीं है। दरबान क्या करता था? अपनी पॉकेट से एक लिस्ट निकालता था, उस लिस्ट में जिस जिस कंपनी का नाम लिखा है सिर्फ उसके शेयर होल्डर्स को जाने देता था। देखता था आपकी कंपनी का नाम लिस्ट में है तो बोलता था अंदर जाओ, नहीं है तो बोलता था जाओ, अलाउ नहीं कर सकता। तो यहां पर जो शेयर होल्डर है, जिसके पास शेयर्स है, वो दरबान उसको अंदर नहीं जाने दे रहा। गलती क्या उस शेयर होल्डर की? गलती उसकी नहीं है, गलती दरबान की भी नहीं है। दरबान के बाद एक लिस्ट है, जो गेट कीपर है उसके बाद एक लिस्ट है, लेकिन वो लिस्ट में जिन जिन कंपनीज का नाम है, मतलब वो सारी की सारी स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग अग्रीमेंट कर चुकी है। समझ आ रही है ये बात? अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग अग्रीमेंट नहीं करेगी तो दरबान की लिस्ट में नाम नहीं आएगा और फिर वो गेट कीपर आपको अंदर जाने नहीं देगा। यस और नो? इतनी बात समझ आ रही है? और ये बात भी समझ आ गई कि जो लिस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो लिस्टिंग परमिशन या लिस्टिंग अग्रीमेंट हर कंपनी को बार बार लेना पड़ता है जब भी पब्लिक इश्यू आता है, चाहे वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। यस और नो? अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूं, क्या मैं कह सकता हूं लिस्टिंग परमिशन, इसको हम एडमिशन टू डील भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? एडमिशन टू डील। लिस्टिंग परमिशन या एडमिशन टू डील is required from stock exchange, हाँ या ना? क्यों रिक्वायर्ड है? टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज या ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट। पहले तो ये सोच के जवाब दो, सही कह रहा है गलत कह रहा है? कि लिस्टिंग परमिशन बहुत जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि उसके बिना शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ये बात क्लियर है? और इसके बाद हमें ये वाला पॉइंट भी समझ आता है कि लिस्टिंग परमिशन इज ग्रांटेड फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। ये चीज याद रहेगी, हाँ या ना? भाई हम बोलते जरूर है लिस्टेड कंपनी, लेकिन लिस्ट कंपनी होती है, शेयर्स लिस्ट होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज लिस्ट होती है। यस और नो? तो इट इज ग्रांटेड फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, चाहे कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, राइट? कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड हैज टू सीक लिस्टिंग अप्रूवल फॉर न्यू सिक्योरिटीज। यस और नो? जब भी कंपनी नई सिक्योरिटीज इशू करेगी, चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी है, आईपीओ ला रही है, या लिस्टेड कंपनी है, एफपीओ ला रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर, उसे बार बार लिस्ट करवाना पड़ेगा। याद रहेगी बात? 90% बच्चों को लगता है लिस्टेड कंपनी है, दोबारा थोड़ी लिस्ट कराएगी, बट यस, उसे दोबारा लिस्ट करवाना पड़ेगा। आगे कहानी समझ? जवाब दीजिए श्योर, इसमें कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, क्या यहां पर इस कहानी के अंदर मैं कंपनी की जगह यहां म्यूचुअल फंड लिख सकता हूं और यहां शेयर्स की जगह यूनिट्स लिख सकता हूं, हाँ या ना? राइट? तो म्यूचुअल फंड भी जब लोगों से पैसा लेके यूनिट्स दे रहा है, उन यूनिट्स की ट्रेडिंग भी कहां होती है? स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन अब आप सुनिए ध्यान से, जैसे ये कंपनी ने लिस्ट कराया था स्टॉक एक्सचेंज पे, अब म्यूचुअल फंड लिस्ट कराएगा, हाँ या ना? लेकिन ये कौन सा म्यूचुअल फंड या स्कीम है? ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड? कौन सा है? क्लोज एंडेड, क्योंकि ओपन एंडेड की तो ट्रेडिंग नहीं होती। याद आ रहा है ना? ओपन एंडेड की ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में, ना वो लिस्टेड होता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ किस पे अप्लाई होगा?
क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे। राइट बच्चे, जवाब दीजिए। अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनेगा इधर, ऑल ऑफ यू, पूरी बात समझते हैं। देखिए पूरी बात सुनिएगा। सर ये सेबी लोडर रेगुलेशंस 2015 क्या है? ये सेबी लोडर रेगुलेशंस, ये लिखा था ना मॉड्यूल में, देखिए हेडिंग देखिए, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015। सर ये क्या है? सेबी लोडर क्या है? हमारे कोर्स में लिस्टिंग अग्रीमेंट नाम का चैप्टर दिया हुआ है, पढ़ेंगे हम उसको। लेकिन जब हम सेबी लोडर रेगुलेशंस की बात करते हैं, सुनिएगा इधर, सेबी ने सन 2015 के अंदर 103 रेगुलेशंस बनाई थी। कितनी? 103 रेगुलेशंस बनाई थी, टू बी कंप्लाइड बाय ऑल लिस्टेड एंटाइटीज, टू बी कंप्लाइड बाय ऑल लिस्टेड एंटाइटीज। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर आपकी लिस्टेड एंटिटी है तो आपको लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस लोडर फॉलो करना पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस? हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या लोडर म्यूचुअल फंड पे भी अप्लाई होता होगा? लोडर म्यूचुअल फंड पे तभी अप्लाई होगा जब वो म्यूचुअल फंड लिस्टेड है, यस और नो? हाँ या ना? और लिस्टेड म्यूचुअल फंड तभी होगा जब वो क्लोज एंडेड होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप समझ गए पहली क्लास में क्लोज एंडेड ओपन एंडेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ या ना? इसका मतलब ओपन एंडेड की लिस्टिंग नहीं होती, ट्रेडिंग नहीं होती, तो उस पर लोडर रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होंगे। सर क्लोज एंडेड की लिस्टिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, इसलिए उस पर लोडर रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। हाँ या ना? याद रहेगी बात? चले आगे, अब सुनिए ध्यान से। अब ये क्या कह रहा है एक बार समझते हैं। यहां तक तो बात समझ आ गई कि लिस्टिंग परमिशन क्या होता है। देखो मैंने अभी आपको लोडर रेगुलेशन नहीं बताया, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ये हेडिंग का मतलब क्या है और ये लोडर रेगुलेशंस म्यूचुअल फंड पे क्यों अप्लाई हो रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी लिस्ट होते हैं, उनकी भी ट्रेडिंग होती है, तो उनको उन पे भी ये वाली रेगुलेशंस अप्लाई होंगी। हाँ या ना? वैसे हालांकि जब आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो टीचर ने बीच बीच में कहीं लोडर बताया जरूर होगा, यस और नो? अब सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं इधर। सर ये रेगुलेशंस क्या बोलती है, एक बार इसको समझते हैं। ये चीज समझ आ गई कि बिना लिस्टिंग परमिशन के ट्रेडिंग नहीं हो सकती, और जितनी बार भी पब्लिक इश्यू लाओगे, चाहे कंपनी अनलिस्टेड है या लिस्टेड है, उसे बार बार लिस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड है लिस्टेड कंपनी गलत है। कंपनी लिस्ट नहीं होती, शेयर्स लिस्ट होते हैं, सिक्योरिटीज लिस्ट होती है, या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लिस्ट होते हैं। हाँ या ना? डन। अब सुनिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है एक बार इसको समझते हैं। इधर देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 की, जिसमें 103 रेगुलेशंस है। हम कौन सी रेगुलेशन पढ़ने लगे हैं? जो म्यूचुअल फंड्स पे एप्लीकेबल होती है। हाँ या ना? राइट जी। सुनिए क्या बोलता है इधर, सेबी क्या बोलता है, देखिए सेबी बोलता है कोई भी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टेड है, कोई भी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टेड है, वो स्टॉक एक्सचेंज को कुछ बताएगा। क्या बताएगा, क्या डिस्क्लोज करेगा? कहता है सर वो डेली नेट एसेट वैल्यू डिस्क्लोज करेगा। याद है मैंने कहा था एनएवी डेली बेसिस पे कैलकुलेट होती है। हाँ या ना? तो डेली बेसिस पे जो नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो बताएगा। प्लस कहता है सर ये मंथली रिपोर्ट देगा या मंथली पोर्टफोलियो बताएगा कि हाँ जी हमने कौन कौन से शेयर्स ले रखे हैं। याद है मैंने आपको एक बात बताई थी कि म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी हो गई है, ट्रांसपेरेंसी हो गई है, क्वार्टरली रिपोर्ट जाती है यूनिट होल्डर्स को। याद है? यूनिट होल्डर्स को क्वार्टरली जाती है, स्टॉक एक्सचेंज को मंथली जाती है। याद रहेगी बात? क्लियर है सबको? चले आगे। इसके साथ साथ कहता है सर वो क्वार्टरली पोर्टफोलियो भी बताएगा, क्वार्टरली पोर्टफोलियो भी बताएगा, ठीक है जी। और साथ में कहता है हाफ ईयरली पोर्टफोलियो भी बताएगा। इन शॉर्ट सारे डिस्क्लोजर रिलेटेड टू पोर्टफोलियो है, इसमें कोई डाउट? यहां तक बात समझ आई कि सर आपको अगर आपका म्यूचुअल फंड लिस्टेड है, क्लोज एंडेड है, तो आप उस स्टॉक एक्सचेंज को जहां पर आपका म्यूचुअल फंड लिस्टेड है उसे क्या क्या बताओगे? डेली बेसिस पे नेट एसेट वैल्यू प्लस मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली पोर्टफोलियो। डन। अब कहता है ये जो पोर्टफोलियो बता रहे हो आप, देखो ऐसा हो सकता है कि इस मंथ का हमने पोर्टफोलियो बताया, फिर नेक्स्ट मंथ का बताया, उसमें 2-4 शेयर्स ऐसा हो सकता है हमने नए खरीद लियो, पुराने बेच दियो। हाँ या ना?
भाई म्यूचुअल फंड ने पहले महीने रिलायंस टाटा महिंद्रा में पैसे लगाए, फिर उसने महिंद्रा बेच के कोई और खरीद लिया, पॉसिबल है? हाँ या ना? तो कहता है ये जो रिपोर्ट्स वो बार बार ले रहा है, इससे जानना क्या चाहता है? कहता है वो जानना चाहता है मूवमेंट इन यूनिट कैपिटल, मूवमेंट इन यूनिट कैपिटल। एनएवी के थ्रू यूनिट कैपिटल में मूवमेंट पता चलेगी, एनएवी बढ़ा या कम हुआ। इधर कल नेट एसेट वैल्यू थी 17 रुपए 25 पैसे, आज होगी 17 रुपए 40 पैसे। तो इससे क्या एनएवी पर यूनिट की मूवमेंट, एनएवी याद है ना, वैल्यू ऑफ पर यूनिट पढ़ा था हमने, क्या पर यूनिट की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो पता चल रहा है? तो कहता है एनएवी से क्या पता चलेगा? मूवमेंट इन यूनिट कैपिटल। डन। कहता है इसके अलावा वो जानना चाहता है आपकी रेटिंग एंड चेंजेस इन रेटिंग। आपको याद है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करानी पड़ती है, हाँ या ना? याद आ रहा है, मैंने बताया था AAA AA, याद आया? ये कह रहा है कि सर जैसे शेयर्स की रेटिंग होती है ऐसे यूनिट्स की भी तो रेटिंग होती है, हाँ या ना? म्यूचुअल फंड देखो, जैसे हमें शेयर्स, इधर सुनिएगा, जैसे हमें रेटिंग से पता चलता है हमें शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स की भी रेटिंग होती है। पर फर्क क्या होता है सुन लो। म्यूचुअल फंड्स की जो रेटिंग होती है, जैसे AAA AA 8 बताई थी मैंने, AAA AA BBB BBB CD बताई थी। कहता है ये जो म्यूचुअल फंड्स की होती है ना, इसके साथ ब्रैकेट में ऐसे स्मॉल में MF लिखा होता है, याद रहेगी बात। नॉर्मल में शेयर्स में डिवेंचर्स में AAA होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड की रेटिंग में AAA ब्रैकेट में स्मॉल MF होता है, स्मॉल में। क्लियर है ये बात? याद रहेगी कहानी। इसके अलावा कहता है म्यूचुअल फंड को यह भी बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को कि क्या इन पे कोई केस तो नहीं चल रहा, लिटिगेशंस, और क्या इनके अगेंस्ट सेबी ने कोई पेनल्टी तो नहीं लगाई, क्या इनके अगेंस्ट सेबी ने कोई पेनल्टी तो नहीं लगाई, राइट? और कहता है इनके अगेंस्ट कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर तो नहीं लगा दिया कि आप लोगों से और पैसा नहीं लोगे, आप नए शेयर्स में ट्रेड नहीं करोगे, सेबी ने किसी चीज से बैन तो नहीं कर दिया इनको। समझ आ रही है ये बात? यस और नो? तो कहने का मतलब क्या क्या चीजें बतानी है स्टॉक एक्सचेंज को? डेली एनएवी, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली पोर्टफोलियो। सर ये क्यों है? ताकि वो डेली एनएवी इसलिए ताकि वो मूवमेंट इन यूनिट कैपिटल देख सके, इसके अलावा रेटिंग देख सके कि म्यूचुअल फंड की खुद की रेटिंग क्या चल रही है, इसके अलावा केसेस कितने चल रहे हैं, पेनल्टी कितने हैं, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स कितने हैं। डन। अब सुनिए, कहता है सर म्यूचुअल फंड जो है, इधर देखिएगा ध्यान से, कहता है सर जो म्यूचुअल फंड है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को देगा। म्यूचुअल फंड क्या करेगा? एवरी इन्फो, ऑल इन्फो स्टॉक एक्सचेंज को देगा। कौन सी ऑल? विच मीन्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं क्या बोल रहा हूं? एवरी इन्फो विच मीन्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर उसे लगता है कि ये बात लोगों को पता होनी चाहिए या ये बात यूनिट होल्डर्स को पता होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा, अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करेगा और स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा ताकि स्टॉक एक्सचेंज भी अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दे। यस और नो? हाँ या ना? एम आई क्लियर विद दिस? तो ये हमारा पूरा फंडा है लोडर रेगुलेशन का, जो पार्ट हमें म्यूचुअल फंड पे अप्लाई होता है। एक चीज और बता दूं, लोडर रेगुलेशन बहुत बड़ी रेगुलेशन है, इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। कहता है जो म्यूचुअल फंड वाला है ये कौन सा टॉपिक है? कहता है सर ये जो म्यूचुअल फंड वाला है ये है चैप्टर नंबर 9 ऑफ लोडर। चैप्टर 9 ऑफ लोडर रेगुलेशंस है जो म्यूचुअल फंड से डील करता है। याद रहेगी बात? अच्छा, जो मैंने अभी आपको ये पढ़ाया, पहले एक बार अगर हम देखें अपने मॉड्यूल में से, क्या यही दिया हुआ है? देखें एक बार, इधर देखिए, देखिए बच्चे, चैप्टर 9 है, राइट? जो भी आपकी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर भी आप लिस्टेड हो, राइट? सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनएवी डेली, मंथली फोलियो, हाफ ईयरली, ये सब बता दिया मैंने आपको। मूवमेंट इन यूनिट कैपिटल, रेटिंग स्कीम चेंज हुई, पेनल्टीज, लिटिगेशंस, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और डिसएमिनेशन ऑन वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पढ़ लिया जी हमने? क्लियर है सबको? तो मॉड्यूल के हिसाब से हमने ये वाला पूरा क्वेश्चन कवर अप कर लिया। डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, इसका ये चार्ट बना लो। इससे पहले ये बनाना है या समझ आ गया? हाँ जी, बनाना है। ये चीज याद रहेगी ना कि लोडर सिर्फ लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स पे अप्लाई होगा, हाँ या ना? और लिस्टेड मतलब क्लोज एंडेड।
एक फालतू का ज्ञान दूं, लिखना छोड़ना, 1 मिनट सुनना, इधर देखिए सर। आपने एक बात बोली कि सेबी लोडर लाया 2015 में और हर लिस्टेड कंपनी को ये रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है। सर 2015 से पहले लोडर तो नहीं था, तो फिर लिस्टेड कंपनीज पे क्या कोई रूल अप्लाई नहीं होते थे? होते थे। लेकिन ध्यान से सुनेगा, वो रूल्स को हम लिस्टिंग अग्रीमेंट बोलते थे, अभी भी लिस्टिंग अग्रीमेंट होता है। लेकिन वो रूल्स बनाए थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो रूल्स बनाए थे, सारी इंडिया की स्टॉक एक्सचेंजेस ने वही कॉपी कर रखे थे। इसका मतलब 2015 से पहले जो लिस्टिंग रूल्स थे वो रेगुलेशंस नहीं थी, क्योंकि रेगुलेशंस तो सिर्फ सेबी बनाता है। तो जो जितने भी लिस्टिंग अग्रीमेंट में क्लॉजेज होते थे, बातें होती थी, वो सारी की सारी किससे कॉपी की थी? पूरी दुनिया ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। लेकिन 2015 में सेबी ने बोला कि अब बीएससी वाला फॉलो नहीं करना, हम अपनी खुद की रेगुलेशंस ला रहे हैं, याद रहेगा। तो बिफोर 2015 कंपनीज को क्या फॉलो करना पड़ता था? लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस या लिस्टिंग क्लॉजेज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अग्रीमेंट। क्लियर है? अब लोडर ने उसको रिप्लेस कर दिया। डन? याद रहेगा।
चलें जी आगे। अब देखिए बच्चे, तो हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, पहले हमने 6 पढ़े, उसके बाद 19 पे आ गए। अब हम आते हैं एक बार इस क्वेश्चन पे, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996, ये क्वेश्चन करने लगे हम। मेरी बात को सुनिएगा बेटा इधर पहले। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, थोड़ा सा बड़ा है बट आसान है, कंपैरेटिवली मुश्किल नहीं है। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा। पहले मेरी बात सुनिएगा इधर जो मैं कह रहा हूं। देखिए, हमारे क्वेश्चन का नाम है अच्छा, देखिए हमारे क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारी बुक के हिसाब से, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। यार इतना मैंने आपको बताया कि सेबी ने हर इंटरमीडिएरी के लिए कॉमन रेगुलेशंस भी बना रखी है, जिसका नाम है सेबी इंटरमीडिएरीज रेगुलेशन 2008, और हर इंटरमीडिएरी के लिए सेबी ने न्यू रेगुलेशंस, अपनी स्पेसिफिक रेगुलेशंस भी बना रखी है, जो कि सेबी रेगुलेशंस होता है, ईयर आ जाता है इनकॉर्पोरेशन का और बीच में उस इंटरमीडिएरी का नाम आ जाता है। सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन, सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन, राइट। क्लियर है ये बात। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, क्या इसमें सर हमें पूरी रेगुलेशंस पढ़नी है ना? हमें तो सिर्फ आधा पेज, एक पेज दे रखा है, 1.5 पेज मान लो, तो क्या मैं इसको हाइलाइट्स बोल सकता हूं? सोच के जवाब दो। वैसे अगर हम बात करें तो ये सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस जो है, इसमें 10 चैप्टर्स होते हैं, इसमें 12 स्केड्यूल्स दे रखे हैं, एनेक्सर्स दे रखे हैं सेबी ने। हमें थोड़ी इतना पढ़ना है। वैसे अगर हम पूरी रेगुलेशंस की बात करें तो ये 248 पेजेस की रेगुलेशन है, हमें 248 पेजेस पढ़ने हैं, उसमें तो 2 पेज पढ़ने हैं, 2 पेज। तो क्या मैं उसे हाइलाइट्स ऑफ सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन बोल सकता हूं? यस और नो? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस हैं, इसमें ज्यादातर बातें जो हैं वो दी गई हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि रियल लाइफ में आप सोचो ओपन एंडेड चलता ही बहुत कम है। ओपन एंडेड में हमेशा म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, जब देना है दे जाओ, जब लेना ले जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। मान के चलो आज ओपन एंडेड लिया, भाई साहब पता चला 10 दिन बाद ही सारे लोग पैसे ले गए, क्या करेगा वो? तो रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो सारी स्कीमें कौन सी होती है? ओपन, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड थ्योरेटिकली है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है ना। तो इसलिए रेगुलेशन जो है वो प्रैक्टिकल चीजों के लिए, तो इसलिए इन रेगुलेशंस में ज्यादातर हम किसके बारे में बात करेंगे? क्लोज एंडेड के बारे में। ये बात समझ आई? पहले सुनिएगा, लिखना नहीं है, सुनिएगा। सबसे पहले कहता है कि सर ये जो रेगुलेशंस है ना, ये 9 दिसंबर 1996 को नोटिफाई हुई थी। ठीक है जी, मैं जो जो पढ़ाऊंगा वो एज पर मॉड्यूल ही पढ़ाऊंगा। देखो इधर लिखा हुआ है, राइट। तो पहले सुनेंगे, लिखेंगे नहीं, पूरी बात सुनेंगे। कहता है सर ये सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस बनाई थी 1996 में, जो कब से एप्लीकेबल हुई? 9 दिसंबर 1996 से। कहता है सर इन रेगुलेशंस की जब हम बात करते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? कहता है सर इसका ऑब्जेक्टिव था टू इंप्रूव वर्किंग एंड रेगुलेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मतलब ये रेगुलेशंस आने से पहले म्यूचुअल फंड्स के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स नहीं था, हाँ या ना? जैसे मैंने कहा ना, रियल एस्टेट में याद करो, ईबीसीएल में रेरा, जब तक रेरा नहीं आया था रियल एस्टेट में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, हर प्रोजेक्ट का डेवलपर अपने हिसाब से काम करता था। तो जब तक ये रेगुलेशंस नहीं आई थी, हर म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से काम कर रहा था। सर इससे पहले रेगुलेशंस की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि 1993 से पहले तो प्राइवेट प्लेयर्स थे ही नहीं, प्लेयर ही बहुत कम थे, हाँ या ना? तो कहता है तब तक बहुत गिने चुने प्लेयर्स थे, लेकिन जब 1993 में प्राइवेट प्लेयर्स बढ़ गए, जिसकी वजह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, तब हमें लगा कि इनके लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है। यस और नो? हाँ या ना? और कहता है सर घूम फिर के ये मेन जो हम बात करें, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि सर बेटर परफॉर्मेंस हो सके म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म कर सके, राइट।
आप एक चीज सोच के देखो, आप में से कितने बच्चों के पेरेंट्स ने म्यूचुअल फंड्स में आज तक इन्वेस्ट किया? हाथ खड़े करो। एक भी बच्चा हाथ खड़े नहीं कर रहा। जबकि आप सोच के देखो, इसको आए हुए 60 साल हो चुके हैं। 1960s में आया था म्यूचुअल फंड। कहता सर कितना ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो सोच के देखो 60 सालों में भी लोगों को इन चीजों की समझ नहीं है। राइट, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सर ये बात तो समझ आ गई, ये तो अभी रटने वाली चीज है कि इसमें 10 चैप्टर है, 12 शेड्यूल है। 9 दिसंबर 1996 को आया। इसका मेन मोटिव था कि इसका परफॉर्मेंस बढ़ सके, और इसकी अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस के साथ साथ इसका थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ सके, इसमें नई रेगुलेशंस आ सके, हाँ या ना, नई रेगुलेशंस आ सके, वर्किंग बढ़ सके और कंट्रोल बढ़ सके। डन। अब सुनिए, अब कहता है सर ये बताइए कि इसके की प्रोविजंस क्या है? की प्रोविजंस एक एक करके बात करते हैं, सुनिएगा। क्या मैं पहले पॉइंट में यह कह सकता हूं, सुनिएगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड, जो मर्जी कह लो, वो एक स्कीम लेते हैं या एक से ज्यादा स्कीमें भी होती हैं? मैंने आपको बताया था ना, म्यूचुअल फंड बना, वो आपको कह रहा है बताओ जी पैसा इक्विटी में लगाना है, डेट में लगाना है या हाइब्रिड लगाना है, बैलेंस लगाना है। याद आ रहा है आपको? तो मतलब एक म्यूचुअल फंड की या एएमसी की बड़ी सारी स्कीमें होती है। कहता है कोई भी नई स्कीम लॉन्च करने से पहले इन्हें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वही जिनके नाम पे सारी प्रॉपर्टी करी हुई है, हाँ या ना? क्लियर है? तो देखिए इधर देखिए, सबसे पहला पॉइंट प्रायर अप्रूवल, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज टू बी टेकन बाय एएमसीज। बिफोर लॉन्चिंग न्यू स्कीम। इसमें कोई डाउट कि नई स्कीम लॉन्च करने से पहले एएमसी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा, हाँ या ना? सेकेंड पॉइंट सुनिए, सेकेंड पॉइंट कहता है कि सर जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट, सुनिए, जिसको हम बोलते हैं कंपनी लॉ में प्रॉस्पेक्टस, उसको यहां पर बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। क्लियर है ये बात? कहता है सर फुल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ऑफर डॉक्यूमेंट पे, फुल डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, मतलब प्रोस्पेक्टस में आप कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज छुपा नहीं सकते। याद रहेगी ये बात? बेसिक पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है? स्कीम से पहले ट्रस्टीज से पूछे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो ट्रस्टीज के पास ही है, उन्हीं के नाम पे है, तो वही वाला पैसा अगर आप लगा रहे हो तो पूछना तो पड़ेगा। दूसरी चीज क्लियर है कि फुल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ऑफर डॉक्यूमेंट में। डन। तीसरी चीज सुनिए, तीसरी चीज कहता है, ये आपको लगेगा सर ऑब्वियस पॉइंट है, सुनिएगा। कहता है सर हर क्लोज एंडेड स्कीम जो है, जितनी भी क्लोज एंडेड स्कीम्स हैं, उनके लिए लिस्टिंग इज मैंडेटरी। क्या ये इंप्लाइड नहीं है, हाँ या ना? कहता है सर जितनी भी क्लोज एंडेड स्कीम है उनके लिए लिस्टिंग इज मैंडेटरी। राइट, मतलब जितनी भी क्लोज एंडेड स्कीम है उनके लिए उनकी ट्रेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को बीच में पैसा चाहिए हो तो, हाँ या ना? लेकिन अब सुनिए ध्यान से, यहां पर एक नई चीज आती है। कहता है लिस्टिंग इज मैंडेटरी एक्सेप्ट, इधर देखिए, इसका मतलब क्या कोई ऐसी भी स्कीम्स हो सकती है क्लोज एंडेड जो लिस्टेड ना हो? कहता है हाँ हो सकती है। जनरली ऑल क्लोज एंडेड आर लिस्टेड, हर क्लोज एंडेड की ट्रेडिंग होती है शेयर बाजार में। क्लोज एंडेड स्कीम याद है कि आज म्यूचुअल फंड ने पैसा लिया, बोला 10 साल बाद वापस करूंगा, विद इन 10 ईयर्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट में बेचना पड़ेगा। यस और नो? तो कहता है हर क्लोज एंडेड स्कीम लिस्टेड होती है, लेकिन कुछ में कहता है नहीं भी कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी? सुनिए, कहता है अगर कोई बनी है फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ women, children, handicapped, ये मॉड्यूल में हैंडीकैप लिखा हुआ है, इसकी जगह वैसे स्पेशली एबल आना चाहिए था। और लास्ट में कह रहा है सीनियर सिटीजन्स। ठीक है जी, क्योंकि ये वही बोले लोग हैं जो लोग रिस्क एवर्सर्स हैं, हाँ या ना? और ये तो चाहते हैं कि रेगुलर इनकम आती रहे, तो ये तो किसी को वैसे भी नहीं बेचेंगे। जब किसी को बेचेंगे ही नहीं तो उसको लिस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ आया? यस और नो? जवाब दो। और आगे कह रहा है अगर कोई क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है, पर वो कहता है कि मैं रीपरचेज करूंगा आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, रीपरचेज हर 6 महीने में मेरे को आके बेच देना,
तो देखा जाए तो ये तो ओपन एंडेड की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ या ना? बस ओपन एंडेड में क्या होता है, कभी भी आके मुझे बेच देना। इसमें कह रहा है वो हर 6 महीने में कहता है मुझे आके बेच दो। तो कहता है जब वो हर 6 महीने में आपसे बाय बैक करने को तैयार है तो फिर आपको ट्रेडिंग करने की या बाजार में जाके बेचने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली ये भी ठीक है। और लास्ट में कहता है अगर वो कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम है, तो हमने पढ़ा था ना कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम याद है, जो कि आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ रखती है, हाँ या ना? म्यूटेड रिटर्न चलेगा लेकिन हमारा पैसा जो है वो डूबना नहीं चाहिए। यस और नो? डन। पहला पॉइंट समझ आया कि कोई भी नई स्कीम लॉन्च करने से पहले एएमसी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अप्रूवल लेना है। दूसरा पॉइंट ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस में सब कुछ सच सच लिखो। तीसरा पॉइंट क्लोज एंडेड स्कीम को मैंडेटरी या लिस्ट कराना। अब ये पॉइंट मेरा बस चले ना, मैं एग्जाम में दे दूं कि इज इट मैंडेटरी फॉर द क्लोज एंडेड स्कीम्स टू बी लिस्टेड? आंसर इज यस विद सर्टेन एक्सेप्शंस। अगर डेवलपमेंट है विमेन, चाइल्ड, स्पेशली एबल्ड या सीनियर सिटीजन की, या 6 महीने में आप रीपर्चेस करते हो, या कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम है, तो डन। क्लियर है? अब सुनिए, अब यहां पर आता है पॉइंट नंबर 4। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, सुनिए। कहता है सर कोई भी क्लोज एंडेड स्कीम, कोई भी क्लोज एंडेड स्कीम, कहता है सर कन्वर्ट हो सकती है ओपन एंडेड स्कीम में। आप किसी भी क्लोज एंडेड स्कीम को कन्वर्ट कर सकते हो ओपन एंडेड स्कीम में, लेकिन कहता है उसके लिए मेजॉरिटी यूनिट होल्डर्स की कंसेंट चाहिए। मेजॉरिटी यूनिट होल्डर्स की कंसेंट चाहिए। इसमें कोई डाउट? एज सिंपल एज दैट कि मेजॉरिटी यूनिट होल्डर्स की कंसेंट लेके आप क्लोज एंडेड स्कीम को ओपन एंडेड में कन्वर्ट कर सकते हो। डन? याद रहेगा? अच्छा, एक चीज और सुनिएगा इधर ध्यान से। एक चीज बताओ, क्लोज एंडेड स्कीम है, इसका मतलब आपका क्लोज एंडेड स्कीम है 10 साल के लिए, इसका मतलब आपका पैसा कब वापस करेगी? 10 सालों के बाद, हाँ या ना? इन बिटवीन पैसे चाहिए तो यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दो। ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, जैसे डिबेंचर्स का 10 साल का टाइम होता था, कंपनी लॉ याद करो, क्या डिबेंचर्स को 10 साल के बाद रोल ओवर किया जा सकता था कि हम पैसे नहीं दे रहे, हम और 10 साल कंटिन्यू करना चाहते हैं? होता था ऐसा? और अगर डिबेंचर होल्डर्स हाँ बोलते थे तो आप उनके पैसे को और 10 साल के लिए रख सकते थे। यस और नो? क्या म्यूचुअल फंड में भी ऐसा हो सकता है कि हमने क्लोज एंडेड स्कीम लॉन्च करी, 10 साल के लिए आपसे पैसा लिया, 10 साल बाद रिडीम करना है, लोग कहते हैं रिडीम मत करो और 10 साल के लिए दोबारा रख लो। इज इट पॉसिबल? हाँ या ना? जितने लोग कहेंगे, कहता है मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, ओआर चाहिए। ये बात समझ आ रही है? क्या चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मान लो 100 यूनिट होल्डर्स हैं, जिसमें से 80 ने हाँ बोल दिया, ओआर पास हो गया। 100 यूनिट होल्डर्स है, 80 ने हाँ बोल दिया, ओआर पास हो गया। इनफैक्ट एसआर भी पास हो गया, हाँ या ना? कहता है लेकिन जैसे ही ओआर पास हुआ, 20 ना बोल रहे हैं उनका पैसा वापस कर दो, जो हाँ बोल रहे हैं उनका सबका रोल ओवर कर देना, हाँ या ना? रोल ओवर का मतलब क्लियर है ना, कि और 10 सालों के लिए हम आपका पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं। राइट? क्लियर है ना? रिडम्पशन ना करके, भाई रिडम्पशन का टाइम आ गया, जितने लोग कहते हैं रिडीम कर दो, जितने लोग कहते हैं मत करो उनको रोल ओवर कर दो, लेकिन वो जो रोल ओवर करने को कह रहे हैं वो कम से कम मेजॉरिटी होने चाहिए। यस और नो? आधे से ज्यादा होने चाहिए। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, क्लोज एंडेड स्कीम है, इस क्लोज एंडेड स्कीम का रिडम्पशन का पीरियड आ गया, रिडम्पशन का टाइम आ गया, लेकिन हम इसको रिडीम ना करके क्या करना चाह रहे हैं? रोल ओवर करना चाह रहे हैं। कहता जी कर सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? मेजॉरिटी यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल। मेजॉरिटी यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल। इन शॉर्ट हमें ओआर पास करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या ना? अभी इसमें और भी बड़े सारे पॉइंट्स हैं, पहले बताओ ये 5 पॉइंट समझ आ गए? पक्का? पहला पॉइंट क्या कह रहा था? एएमसी नई स्कीम लॉन्च करने से पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अप्रूवल लेगी। दूसरा, ऑफर डॉक्यूमेंट में फुल डिस्क्लोजर। तीसरा, क्लोज एंडेड स्कीम लिस्टेड होगी, मैंडेटरी है विद 3 एक्सेप्शन, डेवलपमेंट वाला, 6 मंथ्स वाला और कैपिटल प्रोटेक्शन वाला। क्लोज एंडेड को ओपन एंडेड में कन्वर्ट करना है तो मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, क्लोज एंडेड को रोल ओवर करना है तो भी मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। दोनों में सेम बातें आ गई? क्लियर है? चले आगे। एक बार पहले इन 500 पॉइंट्स को नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है नीचे वाले। क्लोज एंडेड को ओपन एंडेड में कन्वर्ट करना है तो मेजॉरिटी यूनिट होल्डर्स की कंसेंट चाहिए, और क्लोज एंडेड को रिडीम के टाइम पे रिडीम ना करके रोल ओवर करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है और आगे पीरियड के लिए तो भी मेजॉरिटी की कंसेंट चाहिए। दोनों ही केसेस में ओआर चाहिए। अब देखिए बच्चे, यहां तक हमें ये 5 प्रोविजन समझ आ गए। अब इसके आगे क्या कहता है देखिए। अब आप चाहें तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं क्योंकि अब आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए प्रोविजन नंबर 6 क्या कहता है देखिए। ये कहता है सर कोई भी म्यूचुअल फंड, इधर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, पहले सुनिएगा, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जब अपनी स्कीम लॉन्च करेगा, आपको नहीं लगता इश्यू ओपन और इश्यू क्लोजर का कोई डे होता होगा? भाई 1 से लेकर 10 तारीख तक हमारा इश्यू ओपन रहेगा, जो 1 को खुलेगा 10 को बंद हो जाएगा, जो भी अप्लाई करना चाहे कर सकता है, हाँ या ना? यस और नो? कहता है सर जो मैक्सिमम टाइम है जिसमें हमारी स्कीम ओपन रहेगी वो 15 डेज का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रही है? याद रहेगा मैक्सिमम 15 दिन के लिए स्कीम ओपन रहेगी। इधर देखिए अनलेस ELSS मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, अगर वो पैसा इक्विटी से रिलेटेड है, अगर म्यूचुअल फंड इक्विटी से रिलेटेड है तो 15 दिन से ज्यादा भी हो सकता है, हाँ या ना? लेकिन अगर वो इक्विटी के अलावा डेट वाला है या हाइब्रिड वाला है तो उस केस में कहता है 15 दिन से ज्यादा नहीं होगा। एम आई क्लियर? याद रहेगी बात सबको? ठीक है जी। इक्विटी लिंक्ड है तो 15 दिन से ज्यादा के लिए ओपन हो सकता है, लेकिन अदर देन इक्विटी है तो 15 दिन से ज्यादा के लिए ओपन नहीं हो सकता। डन? क्लियर है? मतलब इधर 15 दिन भी देखा जाए तो बहुत होते हैं यार, अगर रियलिटी की बात करें तो कोई भी स्कीम आती है तो वो 10 दिन से ज्यादा के लिए ओपन नहीं होती जनरली, अगर हम बात करें। क्लियर है? और वैसे भी आप बताओ ये कौन सी रेगुलेशंस आप पढ़ रहे हो? म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996, हाँ या ना? कल को जब म्यूचुअल फंड पब्लिक इश्यू लाएगा तो इसके साथ साथ क्या उस पर पब्लिक इश्यू की रेगुलेशंस भी अप्लाई होंगी, हाँ या ना? जिसको हम बोलते हैं ICDR, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो उसके अंदर भी जो टाइम लिमिट दिया क्या वो भी फॉलो करनी पड़ेगी कि नहीं? यस और नो? तो म्यूचुअल फंड जब पब्लिक इश्यू लाएगा तो उसको अपनी रेगुलेशंस के साथ साथ पब्लिक इश्यू वाली रेगुलेशंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? जवाब दो। आगे देखिए, इधर सुनिए यार, एक बात बताओ, आपको इतना पता है कि जो सब्सक्रिप्शन आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आता है, नहीं आया फेल हो गया तो पैसा वापस करना पड़ेगा लोगों का, यस और नो? कहता है सर जो भी रिफंड अगर आप कर रहे हो लोगों को, जो भी रिफंड कर रहे हो टू एप्लीकेंट्स, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था उन्हें जो भी आप रिफंड करोगे, कहता है इन 5 वर्किंग डेज कर दोगे। रिफंड टू एप्लीकेंट्स इन 5 वर्किंग डेज। ये बात समझ आ रही है? और कह रहा है रिफंड कब होगा? कहता है सर रिफंड हो सकता है जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए, नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यस और नो? या कहता है सर रिफंड तब हो सकता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए, जब ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया तो प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट होती है, तो जिन लोगों का ज्यादा आ गया उन्हें पैसे वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, यस और नो? तो कहता है सर जो भी रिफंड होगा, चाहे उसकी वजह, चाहे उसका रीजन मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आना हो या ओवर सब्सक्रिप्शन आना हो, जिस दिन क्लोज हो जाएगा विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ क्लोजर, जिस दिन इश्यू क्लोज हो जाएगा, जो लास्ट क्लोजर वाला डे है 1 से 10, तो 10 तारीख के बाद 5 वर्किंग डेज में पैसा वापस करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? याद रहेगी बात? और कहता है अगर आप म्यूचुअल फंड को वाइंड अप करना चाहते हो, कहता है वाइंडिंग अप ऑफ म्यूचुअल फंड करना है, अगर आपने वाइंडिंग अप करना ऑफ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, तो कहता है सर 75% यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल ले सकते हो इन वैल्यू, 75% यूनिट होल्डर्स का कंसेंट चाहिए इन वैल्यू। ठीक है जी? जवाब दो। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको याद है बताया था म्यूचुअल फंड, CIS, AIF तीनों एक जैसे होते हैं, बताया था। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और म्यूचुअल फंड एक जैसे होते हैं, याद आ रहा है? तीनों में यही रूल है कि 75% यूनिट होल्डर्स की वैल्यू लेके उसे वाइंड अप किया जा सकता है। डन? क्लियर है? आगे देखिए, अब यहां पर 2 पॉइंट्स और हैं जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। कहता है 2006 के बाद म्यूचुअल फंड्स को गोल्ड में इन्वेस्ट करना अलाउ कर दिया। 2006 ऑनवर्ड्स म्यूचुअल फंड को परमिट कर दिया गया कि वो गोल्ड में या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ये बात समझ आ गई? इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब है कि जो हमने गोल्ड ईटीएफ पढ़ा था वो 2006 के बाद आया है। यस और नो? जो गोल्ड ईटीएफ का कॉन्सेप्ट है वो 2006 के बाद आया है, हाँ या ना? जवाब दो। और इसके बाद लास्ट में कहता है कि सर म्यूचुअल फंड्स को ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो इंडिया के बाहर भी पैसा लेके लोगों से इंडिया पैसा ले रहे हैं इंडिया से, लेकिन इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर। क्या ऐसा भी हो सकता है? यस, हो सकता है। सर ओवरसीज में कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये बात समझ है? क्लियर है सबको? तो अगर हम अभी बात करें इसके 5 पॉइंट्स के बाद की, छठा पॉइंट समझ आ गया, 15 दिन से ज्यादा के लिए स्कीम ओपन नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस इक्विटी लिंक ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, रिफंड करो एप्लीकेट्स को 5 वर्किंग डेज के अंदर। रिफंड कब होगा? जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया या जब ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुई है। वाइंडिंग अप करने के लिए 75% यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। 2006 के बाद म्यूचुअल फंड्स को गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना अलाउ कर दिया। और लास्ट में कह रहा है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी करते हैं म्यूचुअल फंड्स। यस और नो? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं ये ऑल टुगेदर एक अलग क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की तो इधर देखिए, बच्चे देखिए ये मेरी बुक है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये क्वेश्चन आया ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड्स, आ गया। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया के बाहर। ये लिमिट भी चेंज हो गई है $5 बिलियन वाली, अब ये बढ़ के $7 बिलियन हो गई है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने अपने मॉड्यूल से 6 क्वेश्चंस, उसके अलावा एक म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 और उसके अलावा सेबी लोडर रेगुलेशंस जो म्यूचुअल फंड की है, तो 20 में से हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए। क्लियर है? ये बात टोटल कितने रह गए? 12 और 2 जो मैंने लिखवाए थे वो कितने रह गए? 14 और एक ये ओवरसीज वाला, टोटल 15 क्वेश्चंस अभी भी हमने पढ़ने हैं। डन? क्लियर है जी सबको? आज की क्लास में किसी को डाउट? डन? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।